तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो जैसा कि पिछले लेक्चर में ड्यू टू माइक इशू, क्योंकि ये वायरलेस माइक है तो बैटरी डाउन होने के कारण हमने इस समय कंटिन्यू नहीं कर पाया था। और मैंने देखा कि कई जगह पे वॉइस मेरी मतलब नहीं आ रही थी, तो मैं उसको वापस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को, ताकि वो पार्ट भी आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज ऐसा इशू ना आए, क्योंकि वायर वाले माइक में थोड़ा सही रहता है, वायरलेस में प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। सो लेट्स मूव फर्दर। तो हम आई थिंक आपको यहाँ पे आई थिंक मेरी वॉइस गई थी एक बार। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो यहाँ पे मेरी वॉइस गई थी एक बार कि जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि इसके लिए हम लोग हुँ, हाँ, इसके लिए हम लोग 1/12 ml स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा क्यों लेते हैं। मैंने आपको ये बता ही रहा था, पर बीच में मेरी वॉइस चली गई थी। मैं आपको बता रहा था कि इसका जो लेंथ है ना, एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट लेते हैं ना, तो जिस भी एक्सिस के अबाउट लेते हैं, हमें पता है कि हम उस कंटीन्यूअस मास को डिस्क्रीट मास में कन्वर्ट करते हैं। देन हम लोग उस हर डिस्क्रीट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, जो कि m1 r1 स्क्वायर करके सबको ऐड करते जाते हैं। ये बेसिक मेथड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो इस रॉड के लिए क्या करेंगे, इसके हर एक छोटे-छोटे पार्टिकल्स को ऐसे ब्रेक कर लेंगे। इनके लिए सबका R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। देन सेम चीज़ पीछे के लिए हो जाएगी हर मासेस के लिए। तो मेरे कहने का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था आपको कि कोई मास अगर यहाँ पे रहे, ये डिस्टेंस लिखूँ R1, या फिर इसी डिस्टेंस को मैं R1 पर दे दूँ और मास को यहाँ कर, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सिंपल m into r1 स्क्वायर ही तो आएगा दोनों के केस में। तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर रखिए, चाहे एक्सिस पे लाइए, उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन वाले ऑब्जेक्ट को मैं नीचे लेके आ गया। तो अगर मैं इनको नीचे लाऊँगा, एक तरह से प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, जो मेरी रॉड ऐसे थी ना, इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा कुछ नीचे ऐसे-ऐसे करके। इन हर मास का क्या हो जाएगा, इस एक्सिस पे आ जाएगा प्रोजेक्शन। और जो ये प्रोजेक्शन है, ये सिंपल मेरा वही वाला केस हो जाएगा क्या, जो मैं आपको पहले करा रखा हूँ 1/12 ml स्क्वायर करके, कि बिल्कुल एक रॉड है हॉरिजॉन्टल में और इसके परपेंडिकुलर आप सेंटर से क्या कर रहे हैं, एक्सिस ले रहे हैं, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ये बिल्कुल वही सिमेट्रिक केस हो जाएगा। मेरा मेरा मतलब ओवरऑल क्वेश्चन क्या हो गया इस वाले में, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। और ये वाली लेंथ कैसे मिलेगी, ये अगर एल है और अगर ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल अल्फा है और अगर ये लेंथ एल है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा। तो जो ये वाली लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी यार का कॉस अल्फा। बट जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ होगी, इट मींस ये वाली, या फिर अब इसको यहाँ पे ला लीजिए, ये वाली, दोनों ही कितनी हो जाएगी, एल साइन अल्फा। तो जो आपने अपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/12 ml स्क्वायर, तो यहाँ पे एल की जगह क्या रखना है, एल साइन अल्फा। तो एल साइन अल्फा रखेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। मैंने इसमें एक चीज और डिस्कस करी थी कि अगर आप इसका प्रोजेक्शन इसी एक्सिस पे लेंगे ना, इस मास्टर्स का, कि इधर भी आ सकता है प्रोजेक्शन आपका, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा। जो इधर आपका प्रोजेक्शन आ रहा है इस साइड वाई एक्सिस पे, इसका जीरो क्यों आएगा, कि जो मासेस तो आपने ले लिया, बट इनकी डिस्टेंस क्या एक्सिस से जीरो है ना, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास तो है, बट इनकी डिस्टेंस जीरो है, तो सबका स्क्वायर करते जाऊंगा, ऐड करता जाऊंगा, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ओवरऑल मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो एक्स प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन। बट वाई एक्सिस में जीरो आ गया, एक्स एक्सिस में क्या आ गया, सिंपल एल साइन अल्फा। ठीक है, तो मैंने उससे इसको 1/12 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्रूफ कर दिया था। ठीक है। ये वाला मेरा आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा आवाज कट गया था। और देन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, मैंने आपको आई थिंक ये डिस्कस कर दिया था उसमें दोबारा, कि जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बस इसको जब मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ अपने एक्सिस पे, तो मेरे बेस पे क्या है, बेस पे एक बड़ी सी रिंग है जिसका रेडियस आर है ओवरऑल। बेस पे यहाँ पे क्या है, एक बड़ी सी रिंग है जिसका रेडियस आर है। ठीक है। बट जो कोन होता है उसका टॉप पॉइंट देखिए, टिप वाला, वहां पे एक मतलब बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं प्रोजेक्शन इसके सेंटर पे लाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे। देन इसकी जस्ट टिप के नीचे एक ऐसे सर्कुलर फ्रेम होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्कल ही तो होंगे इंक्रीजिंग रेडियस के साथ, वही तो कौन होता है। इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, देन इसका प्रोजेक्शन ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, देन इसका प्रोजेक्शन ऐसा आ जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस ले रहा हूँ इनके बीच, इसलिए आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है। अदरवाइज ये तो कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो इसमें भी बहुत सारे सर्कल्स होंगे, तो अगर मैं सबका लाऊंगा तो ये बिल्कुल आपको फुलफिल ही मिलेगा। उसी तरीके से हम करते जाए, पूरा का पूरा फुलफिल मिल जाएगा, पूरा फुलफिल होता चला जाएगा। तो इनफैक्ट मैं इसको क्या बोल सकता है, पूरा पूरा डिस्क में कन्वर्ट हो सकता है। जो मेरे एक कोन है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं प्रोजेक्ट करके, मुझे पूरे इस बेस पे क्या मिलेगा, एक पूरा का पूरा डिस्क मिलेगा जिसकी रेडियस आर है। इसी एक्सिस के अबाउट, मतलब इसे सेंटर से पास करने वाली जो एक्सिस है यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जो डिस्क का होता है mr² होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए भी mr² हो जाएगा। मैंने आपको ये वाला भी चीज बता दिया था। देन मैंने सॉलिड कोन के लिए बोला था कि ये वाला आपको एज इट इज
थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा 3/10 mr²। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ, याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कि नहीं आएगा। मैं आपको ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कर ही रहा था, इसी में आई थिंक ज़रा प्रॉब्लम आई थी कि L इंटू बी। अभी तक आपने क्या देखा था? अभी तक आपने सिर्फ ऐसे केसेस देखे जहाँ पे मैं आपको लेंथ ही दे रहा था ना, रॉड की लेंथ थी, इसकी विड्थ तो थी बट अलोंग एक्सिस थी ना, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। मैं सिंपल इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता था, तो आप बोलते इसका फॉर्मूला क्या होता था 1/12 m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है? बट अभी क्या हुआ ना, इस विड्थ को मैंने एक थिकनेस दे दिया विड्थ, ऐसे। तो क्या मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूँ बहुत सारी रॉड्स है इसमें? ऐसे मैं बहुत सारी छोटे-छोटे थिकनेस की रॉड्स नहीं बना सकता इसके अंदर? सारे की सारी थिकनेस को डीएक्स कर दूँ? बताइए। अगर मैं ऐसे-ऐसे बना दूँ डीएक्स डीएक्स करके, मैंने आपको ये बात वहाँ पे बताई भी थी कि लेट्स से मैंने डीएक्स की क्या बना लिया थिकनेस, तो डीएक्स की जो थिकनेस मैं बना रहा हूँ, ये भी तो एक रॉड ही है। बट ये देखिए रॉड क्या ऑलरेडी इससे किसी दूर है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्चुअल में एक्सिस इस वाले पॉइंट पे पास कर रही है सेंटर से, ठीक है? तो जो मेरा एक्चुअल जो रॉड है ना, जिसके हमने केस अपना पढ़ा है, वो इस वाले एक्सिस के लिए वैलिड है सिर्फ, इस वाले रॉड के लिए, ठीक है? तो मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो रॉड है, इसकी लेंथ क्या होगी एल, और इसकी विड्थ होगी लेट्स से डीएक्स। ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, सबको ऐड करता जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी रॉड्स होंगी, बट यहाँ पे भी थिकनेस बढ़ती जाएगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवरऑल आएगा, वो कितना आ जाएगा? इसके केस में क्या गिवन होगा आपको? एम गिवन होगा, लेंथ गिवन होगी और विड्थ गिवन होगी सीट की। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। अब इसको सिंपली डिराइव कर सकते हैं कैसे? अगर आपको सिंपली डिराइव करना है तो आप यहाँ पे चले जाइए। जैसे यहाँ पे आपने क्या करा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सिंपली किसी एक वाई डिस्टेंस पे चले जाइए, ठीक है? वाई डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक थिकनेस, एक रॉड ले लीजिए डीएक्स की। एक सेकेंड, एक रॉड ले लीजिए ऐसे डीएक्स थिकनेस की, ठीक है? एक मैंने रॉड ले लिया डीएक्स थिकनेस की ऐसा। अब ये होगा क्या, जब मैंने इसको डीएक्स थिकनेस लिया, इसका मुझे अलग से मास निकालना पड़ेगा। पहले तो इसके कुछ मुझे कैसा हो रहा है, एक्चुअली केस आपका ऐसा होगा, मैं इस केस में अलग से ड्रा करूँ ना, ये केस कुछ ऐसा होगा कि मेरी एक्सिस हो जाएगी, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे ऐसे मेरी एक्सिस है, मेरा जो रॉड है ना ऐसे इस बार परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट अभी अपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़ा है ना, तो इसको भी रहने दीजिए। इसको मैं प्रूफ कराऊंगा, बट अभी मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं वो थ्योरम पढ़ा के आपको प्रूफ करवाता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, होल्ड पे रखिए इसको। इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। हम्म, तो एक सेकेंड। हम्म, कोई नहीं, इसको पूरा गैप कर देते हैं, प्रॉब्लम। सिंपल आपको क्या गिवन होगा इस केस में? इसके लिए आपको मास m गिवन होगा, लेंथ l गिवन होगा, ब्रेड्थ b गिवन होगा। इसलिए मोमेंट हमेशा कितना आ जाएगा 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बड़े आसानी से, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से करने जाएंगे तो फालतू में कोई बहुत ज्यादा लेंथ दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें थ्योरम्स की यूज करनी पड़ेंगी। बेसिक से हो जाएगा एम आर स्क्वायर से, बट वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैं ना छोटे छोटे मासेस का मैं किसी भी रैंडम आर डिस्टेंस पे जाऊंगा, वहाँ पे डीएम मास उठाऊंगा, देन इस डीएम को मुझे इस स्ट्रिप में देखना होगा, देन इस स्ट्रिप को भी मैं वेरी कराऊंगा, यानी काफी चीजें हमें इसमें यहाँ पे लेनी पड़ेंगी, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम थ्योरम्स पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ताकि जहाँ पे सिमेट्रिकल केसेस हो, जहाँ पे सॉल्व करने लायक केसेस हो, उसको लोग बेसिक से कर पाए बिना इतने कॉम्प्लिकेटेड किए हुए। तो हम लोग इसको डिराइव करेंगे। कब डिराइव करेंगे? जब हम लोग पढ़ लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो हम लोग इसको डिराइव करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इनके बाद हम इनको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है? वहां पे इसको कर लेंगे। और इसके बाद मेरा एक पार्ट और बच रहा था, जो मुझे यहाँ पे लिखाना था आपको, ताकि उसको याद कर पाए, कि लेट्स से कोई ट्रायंगल आपको दे रखा है,
एक सेकंड। ठीक है, हमारे जो ट्रायंगल दे रखा था, इसी ट्रायंगल की जो बेस वाली एक्सिस है ना, इसके अबाउट रोटेशन पूछ रहा है आपसे। इसके अबाउट रोटेशन पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस ट्रायंगल की यहाँ से हाइट है ना, जो आपकी एक्सिस से हाइट है ये वाली, ये h दे रखी होगी, और इसका बेस जो है ना, वो b दे रखा होगा, विड्थ। तो अगर ये दोनों केस आपको दे रखा है, तो आपको सिंपल इसके लिए क्या करना है, अगर इसका मास दे रखा है और हाइट दे रखी है, यहाँ पे विड्थ का जरूरत नहीं है ना, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, आपसे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर विड्थ से इंडिपेंडेंट आएगा। तो सिर्फ ये ट्रायंगल के लिए हाइट नहीं अगर ट्रायंगल को हाइट मिल गई ना, तो सिंपल यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/6 m into h स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सेम जैसे अपना सीट वाले के लिए मैंने बोला, यहाँ पे भी सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। उसको प्रूफ करने के लिए कैसे, मैं किसी भी डिस्टेंस x पे जाऊंगा, एक dx का स्ट्रिप काट लूंगा। अब ये dx क्या है, देखिए ये रॉड आ गई, तो मैं रॉड के लिए परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स लगा के इसका वेरिएशन देखूंगा ट्रायंगल के हिसाब से कैसे वेरी करें, सबको ऐड करूंगा तो ये आएगा। तो इन दोनों को लोग उसी थ्योरम में डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास ओवरऑल जो था, ये ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको मतलब होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये होगा तभी आगे चल के वो हम क्वेश्चंस पे कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपको मास के बारे में पता ही नहीं होता है, तो आप फोर्सेस के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको टॉर्क के लिए स्टडी करना है, आगे चैप्टर को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बेसिक चीजें क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्योंकि जहां कहीं भी टॉर्क लगेगा, जहां कहीं भी फोर्स लगता है, वहां पे मास एक्सीलरेट होता है। जहां कहीं भी टॉर्क लगेगा, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सीलरेट होगा, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। तो हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बिल्कुल नीडेड है। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक से ज्योमेट्रीज बताई हैं, जिनका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी पूरी कहानी के थ्रू इसको याद कराया, ताकि इसमें ज्यादा कुछ ध्यान ना पड़े आपको, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमारी चीजें बची हैं, उसको लोग डिराइव कर लेंगे बाद में। अभी मैंने आई थिंक इसमें आपको एक चीज बोली थी कि ये वाला फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन दिया था आपको एकदम स्टार्टिंग में, होमवर्क पे बेसिस पे, ये वाला जो मैंने कंटिन्यूस सिस्टम, हाँ ये वाला क्वेश्चन दिया था एग्जाम्पल वाला। तो मैंने बोला था इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, एक्चुअली आपने किया होगा। इसी के बेसिस पे मैंने बोला था एक डेरिवेशन करवाऊंगा आपको, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला था, यहाँ पे 1/3 मैंने लिखवाया था, याद है, हाँ ये वाला। तो हम लोग आज इसको डिराइव करते हैं उसी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसको डिराइव कर लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि चार्ट को बनाने के बाद मैं इसको डिराइव करवा के दिखा दूंगा आपको। तो आइए इसको डिराइव करते हैं अभी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, दिस एंड दिस, ठीक है। हम्म, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेशन पे चलते हैं। मेरे पास ये एक्सिस दे रखी है, इस एक्सिस पे एक रॉड है यहाँ पे ऐसी, इस एक्सिस पे एक रॉड है ऐसी, जिसकी लेंथ मान लीजिए एल दे रखा है और मास एम दे रखा है, ठीक है। मुझे चाहिए इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे निकालूंगा सेम चीज, कि यहाँ से क्या करूँ, मैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चला जाऊं, मैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चला लूं, डीएक्स की एक स्ट्रिप काट लूं, डीएक्स वाला मास, तो इसका मास डीएम हो जाएगा। तो अब देख लें, इसके पहले अभी मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो डीएम कैसे मिलेगा बताइए। तो टोटल मास क्या है, टोटल मास यूनिट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक यूनिट में कितना मास होगा, एक यूनिट में जो मास आएगा, एक यूनिट में हो जाएगा m/l। फिर dx यूनिट में मास चाहिए, तो m/l इंटू dx, ये क्या आ जाएगा, dx यूनिट में मास। और जो dx यूनिट में मास है, क्या मैं इसको dm बोल रहा हूँ, बिल्कुल। जो dm क्या है, वो dx यूनिट के अंदर जो मास है, मैं उसको dm बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो मास है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग dm। ये हो जाएगा dm। तो क्या करा मैंने इसके एक जो छोटे छोटे एलिमेंट्स का मासेस है, जो कि इक्वल होगा dm, मैंने वो निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू डी, और सेम एक्सिस पे, इसी एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं डी निकालू, डी क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, की एम इंटू आर स्क्वायर होता है ना। तो डीएम वाला मास एक्स डिस्टेंस दूर है एक्सिस से, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। और मुझे पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या करूँ, एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करूंगा, तो यहाँ वाला मास मिलेगा, एक्स इक्वल टू कुछ पुट करूंगा, बढ़ाते चलूंगा, तो यहाँ हर पार्टिकल का मासेस मिलते जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता जाएगा। ऐसे करते करते जब मैं एक्स इक्वल टू फाइनली एल पुट कर दूंगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कैपिटल एल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है ना, ओरिजिन आपका। जैसे मैं एक्स इक्वल टू एल पुट करूंगा, मुझे पूरी पूरी रॉड मिल जाएगी। इसका मतलब जो मेरा मोमेंट इनर्शिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और डी आई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ तक जा रही है, एक्स, अभी तो डीएम, पहले डीएम टू रखते हैं, तो आई क्या आ जाएगा,
आई आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम में मेरे पास m बाई एल इंटू डीएक्स, डीएक्स को बाद में लिख लूंगा एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, मैंने ऐसे लिख दिया तो m बाई एल ये वाला चीज क्या हो गया, ये वाला चीज कांस्टेंट हो गया पूरा, इसको बाहर निकालूंगा बाद में, ठीक है। बट x की लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर के l, क्योंकि जब मैं लिमिट लगाऊंगा तभी मुझे पता है कि तभी मुझे पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा पूरी रॉड का। तो अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा बताइए, m बाई एल तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब बाई वी, लिमिट जाएगी 0 से l, सो दिस इज इक्वल टू m बाई एल, एक्स का क्यूब आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा मेरे पास एल क्यूब, और 3 को भी बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, माइनस ऑफ जीरो, जीरो का क्यों आ जाएगा जीरो, तो इस अगर इसको शो कर लूँ तो एम एल स्क्वायर बाई 3, तो क्या मैं यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को सिंपली मैं 1/3 एम एल स्क्वायर नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये मैं प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। ये मैं बोल रहा था कि सिंपली आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, तो जो वाला क्वेश्चन उसके लिए भी सेम पार्ट आपको करना है कि जो मैंने मासेस लिए ना, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है क्योंकि क्या है मेरे पास इनफाइनाइट पार्ट्स है इसके, ठीक है, डीएक्स लेंथ में, वहां पे आपको फिक्स वैल्यू है तो आप इंटीग्रेट करके समीशन कर दीजिए, डिस्क्रीट मेथड जो मैंने दिया था एग्जांपल में, इसी तरीके से उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये वाले जो थ्योरम से दो थ्योरम बच रही हैं, दो प्रूफ बच रहा है हमारा, जो ये बेसिक मैंने कराया है इसका तो हम लोग उसी टाइम देखेंगे थ्योरम के बाद। अब चलते हैं, कुछ मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये आपको मेंस में तो नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडवांस में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 99% का क्वेश्चन आप मेंस की प्रीवियस में कुछ भी लगा लेंगे तो उनमें ये वाला केस को मिलेगा ही नहीं, उनमें आपको सिंपल फिक्स वाला केस एक टाइप का मैं कराऊंगा इसमें भी, वो दोनों केस में डिफरेंस बताऊंगा, तो उसमें से उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे। हाँ, एडवांस में जो दूसरा टाइप वाला प्रॉब्लम है स्पेशल केस में, वो वाला आपको एडवांस केस में मिलेगा, इनफैक्ट उसमें क्वेश्चन आ भी रखा है एडवांस में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्पेशल केस बोलते हैं, क्योंकि जितना भी आपने देखा है ये सिर्फ इसी के बेस्ड पे है, ठीक है। या फिर ना मैं क्या करता हूँ, ये वाला केस उसी एक्सिस के थ्योरम के बाद ही करा दो, जस्ट एक सेकेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ी सी उस एक्सिस की नीड है मुझे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो मैं उस एक्सिस थ्योरम के बाद ही इसको भी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, दूसरा टॉपिक आपका आता है रेडियस गायरेशन, ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं पहले, जस्ट, तो उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है ये रेडियस ऑफ गायरेशन, ये कुछ नहीं, आपको सुनने में तो चीज लग रही है कि कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है, अगर बता दूंगा तो बहुत समझ आ जाएगा, ये बहुत ही आसान चीज है, और वो आसान चीज ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये है ना, जैसे भी आपने देखा कि आपको मैंने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाया, बहुत सारी बॉडीज का डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और स्टार्टिंग में याद करिए मैंने आपको सिंपल एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, किसी भी एक पॉइंट मास का, कोई डिस्क्रीट पॉइंट मास है, आर डिस्टेंस दूर आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, तो उसके बाद उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन ना इनको कनेक्ट करता है, कैसे कनेक्ट करता है कि आपके पास लेट्स से कोई भी बॉडी हो, ठीक है, कोई बॉडी हो, अगर आपको उस एक्सिस के ऊपर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुका है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बोलता है कि मैं इस बॉडी को, क्योंकि मास तो बॉडी का फिक्स ही रहेगा, तो बोलता है कि मैं इस बॉडी मास को कितने डिस्टेंस पे ले जाके रखूं एज अ पॉइंट मास उस एक्सिस से, ताकि उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आए। तो जो डिस्टेंस ये पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस को शिफ्ट करनी है इसकी एक्सिस से, इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं लिख के समझाता हूँ, बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल से समझाता हूँ पहले। मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये जो मेरे पास डिस्क है, मैंने क्या करा, इसकी डिस्क से सेंटर ऑफ मास पे एक मैंने एक्सिस पास करवाई, ऐसा, एंड देन ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपको मैंने बताया था, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अगर इसका मास अगर इसका मास m है और रेडियस r दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2, ठीक है। अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि इस सेम एक्सिस पे, मतलब कि एक्सिस तो ये सेम ही रखनी है आपको, एक्सिस तो ये सेम ही रखनी है,
मैं इस डिस्क को एक पॉइंट मास मान लूंगा m मास, ठीक है। इस डिस्क को पूरे को मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया पॉइंट मास, जिसका मास सेम ही होगा m ही। तो मैंने इस m मास को मान लिया एक पॉइंट मास। ये बोल रहा है कि मैं इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखूं एक्स डिस्टेंस, ताकि दोनों के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए। तो बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कि मैंने क्या करा, एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम को, जो कि मेरे पास दे रखा है यहाँ पे सिमेट्रिकल है, जो डिस्क है, इसको मैंने कन्वर्ट किया पॉइंट मास में, जिसको मैं एक्स डिस्टेंस दूर रखने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम पा सकता हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इसका जो पॉइंट मास, अगर आप किसी भी आर्ट, अगर आप इस पॉइंट मास को आर डिस्टेंस पे रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम थोड़ी देगा, क्योंकि ये डिफरेंट केस है ना। ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, जो कि अपने सेंटर ऑफ मास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये क्या है, डिस्क्रीट मास सिस्टम है, वो भी किसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, आर डिस्टेंस फिक्स्ड है। इसका तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा, बट इसका तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है इन दोनों के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। सेम कैसे बनाया जा सकता है, कि अगर मैं इस आर को प्लस माइनस कर दूं, मतलब आइदर किसी को बढ़ा दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, अगर मैं इस आर को घटा दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये वाली वैल्यू क्या है, मैं उस अकॉर्डिंग इस एक्स को एडजस्ट कर सकता हूं, ताकि मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आंसर क्या होगा बताइए। इस केस में क्या करूंगा, मैं इन दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इस बॉडी का, वो आ रहा है m टू एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट मास है, एक्स डिस्टेंस दूर है मेरे एक्सिस से। बट मैं क्या चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन x क्या होगी, जहां पे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। मतलब कि I इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू। m से m गया। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो x है r बाई रूट टू है, तो इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ gyration of this disk, of the disk is equals to r by root 2। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं है, सिंपल आपकी जो भी कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, जिसके वो जिस एक्सिस को आपको दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको वो कन्वर्ट करता है एक डिस्क्रीट मास सिस्टम में, जिसको हम एक्स डिस्टेंस दूर ले जाके प्लेस कर दें, ताकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, सेम। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कि मान लीजिए आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, कि इस बार मान लीजिए सिंपल एक रिंग दे रखी है, ठीक है। सिंपल क्या दे रखी है, रिंग दे रखी है, और रिंग के लिए यहाँ पे मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसका मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर। तो इसको मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं एक्सिस तो सेम ही रखूंगा, बट इस रिंग को मैं एक पॉइंट मास m मान लूंगा, और मैं उसको x डिस्टेंस प्लेस कर दूंगा दूर अपने एक्सिस से, और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो जो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो नथिंग बट एम एक्स स्क्वायर आएगी। इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, आई इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगी, m से m कट जाएगा, x इक्वल्स टू r। सो फॉर रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन सेम ही आएगा, जो आपका रेडियस ऑफ द रिंग है वही रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। बट अभी हमने देखा डिस्क के लिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ना, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू है, बट रिंग का एम आर स्क्वायर, जो कि मुझे पता है कि एम आर आर डिस्टेंस दूर रखने पे एम आर स्क्वायर ही होता है, इसलिए दोनों के लिए सेम आ रहा है। ऐसे ही आप जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं ना, मैंने आपको जितने भी ये सब लिखवाए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप इन हर पॉइंट, हर सिस्टम का, हर कंटिन्यूस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, क्या दिखाऊं आपको। लेट्स टेक इस रॉड को ले लिया, ठीक है। इस वाले रॉड को ले लिया, 1/12 वाला आ गया, ये वाला, ये वाला देखा ना, 1/2 mm स्क्वायर। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते हैं। क्योंकि मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, कि एक्सिस है, ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/12 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू I। अगर मुझे इस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, तो क्या करूंगा, एक्सिस तो सेम ही रखूंगा, बट इस रॉड को मैं पॉइंट मास मान लूंगा कैपिटल M, और इसको मैं x डिस्टेंस प्लेस कर दूंगा। तो जो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रही है,
विच इज नथिंग बट mx स्क्वायर। क्या मैं i इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12 ml स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे x निकालना है ना, तो m से m कट जाएगा, जो यहाँ से x आ जाएगा इट इज नथिंग बट l अपॉन रूट 12। मैं इसको 4 3 12 यानी कि l अपॉन 2√3 भी बोल सकता हूँ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रॉड क्या हो जाएगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, हो जाएगी x इज इक्वल्स टू l अपॉन 2√3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखे हैं ना अभी पिछले वाले चार्ट में। आप उसको लीजिए, एक m x स्ट्रिट अज्यूम कर लीजिए, कोई पॉइंट मास है सेम बॉडी का, सेम बॉडी मास का मास में अज्यूम कर लीजिए पॉइंट मासेस, उसको x डिस्टेंस प्लेस कर दीजिए, देन mx स्क्वायर से उसको इक्वेट कर दीजिए। आप हर एक कंटीन्यूअस सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन पा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक टॉपिक था रेडियस ऑफ गायरेशन। आप कहेंगे तो मैं इसको लिखवा भी देता हूँ, आइए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। एक सेकेंड में बता देता हूँ इसको, पूरा चार्ट दिखेगा फिर। इसके 3 पार्ट बनाएंगे हम। हम्म, इसकी एक सेकेंड, ठीक है। एक ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे उसका रेडियस और मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा बनाएंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं क्या कि कुछ चीजें कॉमन होगी, रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर, इनके लिए क्या होता है, रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, मैं इसको इक्वेट करूंगा mx स्क्वायर से, तो जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, इट मींस रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, r के बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बॉडी, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन ROG। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट देखिए, डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए एंड हॉलो कोन के लिए, अगर आप देखें तो इन तीनों के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम लिखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉलो कोन, हॉलो कोन में देखिए mr²/2, और देखिए सॉलिड सिलेंडर के लिए mr²/2, और डिस्क के लिए mr²/2। इन तीनों के लिए क्या है, इन तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो इन तीनों के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आपको हर बार सेम ही मिलेगा, वो मिलेगा mr²। आप इसको इक्वेट करेंगे किससे, mx स्क्वायर से, ताकि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा, जो कि x होगा, x ही तो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको दिखा ना अभी मैंने आपको कुछ करके। तो जो यहाँ से, सॉरी mr²/2 है ना, तो जो यहाँ से x आएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, उसी कटा जाएगा r/√2। ठीक है, इन तीनों केसेस के लिए x इक्वल टू r/√2 में से रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा। तीसरा केस आता है आपके पास कि, एक सेकेंड, आई थिंक इट्स गुड नाउ, ओके। तीसरा केस आता है आपके पास कि सॉलिड स्फीयर के लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 mr² आता है, मैं इसको इक्वेट कर लूंगा mx स्क्वायर से, जो यहाँ से x आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा 2/5 का r। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा सॉलिड स्फीयर के बाद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 2/3 mr²। मैं इसको बोलूंगा mx स्क्वायर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2/3 का रूट इंटू r। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, हॉलो स्फीयर के बाद आ जाएगा रॉड, जो मैंने को करवाया था। रॉड के लिए कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। इसको मैं लिखूंगा mx, इसको मैंने प्रूव भी करवा रखा है अभी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l/√12 बोल लीजिए, या फिर l/4 यानी कि 2√3 बोल लीजिए। ठीक है, ये रॉड हो गई। रॉड के बाद कौन आएगा, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 3/10 m इंटू आर स्क्वायर। इसको क्या बोलूंगा, इसको इक्वेट करूंगा अगेंस्ट mx स्क्वायर से। तो जी यहाँ से x की वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, √3/10 इंटू आर। ये सब आप खुद कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा करा दे रहा हूँ। सॉलिड कोन के बाद स्क्वायर,
वही लैमिनेटेड शीट जो एल स्क्वायर बी स्क्वायर वाली थी, लैमिनेटेड शीट, इसको स्क्वायर लैमिना भी बोल सकते हैं, स्क्वायर लैमिना। इसके लिए क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 आता है। अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं एम इंटू एक्स स्क्वायर से, पॉइंट मास एक्स डिस्टेंस दूर पे, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे इस पर, ठीक है। अब देखिए इसके एक स्पेशल केस क्या है, स्क्वायर जो अपने लैमिनेटेड शीट पड़ी थी, इसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है। तो अगर मैं उसमें लेंथ और ब्रेड्थ को सेम कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल स्क्वायर नहीं बन जाएगा। तो फॉर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एल बराबर बी, लेंथ बराबर ब्रेड्थ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा एम 2 टाइम्स एल स्क्वायर बाई 12, यानी कि 2 6 या 12। तो इसको बोलूंगा एम एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल कुछ नहीं हो जाएगी, 1/6 का रूट एल। बताइए समझ आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी टोटल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था कि एक्चुअल में अभी जो आपने मोमेंट ऑफ देखा वो बहुत ही बेसिक था, है ना। आपने बस उस एक्सिस को, अपने उस कंटीन्यूअस सिस्टम को, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है अभी तक, है ना। मैंने एक एक्स्ट्रा कराया रॉड को आपको एक एंड पे करवा दिया था, रॉड वाला, क्योंकि वो बेसिक था। बट क्या क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो मतलब बहुत कम चांसेस है फॉर्मूले पे है क्वेश्चन आते हैं, मतलब एडिटिव नेगेटिव, मतलब जो मैं बॉडी को ऐड करता हूँ या फिर हटाता हूँ, किसी बॉडी में से कुछ पार्ट मैंने कट कर दिया, किसी बॉडी में से कुछ मैं जोड़ दिया, तो उस पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को आता है। ये क्वेश्चंस तभी हो सकते हैं जब आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ढंग से पढ़ा हो और इसको लगाना आपको आता हो, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसको हटाता हूँ। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सॉरी, एनालिसिस थ्योरम का क्या मतलब है, इसको समझिए इस बात को। जैसे देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा था, सिंपल केस, कि मैंने आपको एक रिंग दिया था, ठीक है, एक रिंग दिया था। उस रिंग में आपको मैंने ये बोला था कि जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है कुछ ऐसे, और अपने इसके अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जो आया था क्या, मास स्क्वायर। बट मुझे बताइए, क्या जरूरी है कि जो आपने रिंग देखा वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करे? नहीं। हो सके जो रिंग है, जैसे हो सके जो रिंग है, जो मेरे पास रिंग है, वो हमेशा सेंटर पे रोटेट करेगी, ऐसे जरूरी थोड़ी है। हो सके इसके एज पे मेरी एक्सिस हो, ऐसे एज पे, और ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हो एज के अबाउट, ऐसे ऐसे एज के अबाउट पूरा। आ रही बात समझ में। अभी तक हमने देखा रिंग के सेंटर में जो एक्सिस है इसके अबाउट जो रोटेशन हो रहा था, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोल रहे थे। बट क्या ये एज पे नहीं आ सकती है और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा हो? अरे अब ऐसे देखिए ना ये वाला चीज, अब देखिए जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इस केस में क्या हो रहा है, जितने भी रोटेशन हो रहे हैं क्या इसके एज के अबाउट ही हो रहे हैं? क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी पूछा जा सकता है? इस एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एक्सिस की बात कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे भी तो पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे कैसे बताऊंगा मैं, मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपने सिर्फ डिराइव करवाया है, क्योंकि जो डेरिवेशन है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने डिराइव किया है ना, कि सेंटर ऑफ मास को एक्सिस को मैंने फिक्स एक्सिस माना था, उसके अबाउट मैंने हर डिस्क्रीट मास को डीएम डीएम डीएम, आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, सबको ऐड कर लिया था, एम इंटू पर आ गया था। बट जब मैं एक्सिस यहाँ कर दूंगा, तो अगर मैं इसके लिए बेसिक से सोचूं, बेसिक क्या था कि हर डिस्क्रीट मास का आर डिस्टेंस इंटू स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मेरी एक्सिस है, इसके लिए जो यहाँ पे डीएम बनेगा उसका स्क्वायर जीरो, जो यहाँ पे डीएम बनेगा उसके लिए आर कुछ और आएगा, यहाँ पे जो आर आर बनेगा उसके लिए आर कुछ और आएगा, यहाँ पे जो आर बनेगा उसका आर कुछ और आएगा। फिर वही सिमेट्री केस यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे करके मुझे कि पूरा इस इंड से इस इंड तक आना पड़ेगा। और क्या मैं इतना हेक्टिक काम करने के लिए तैयार हूँ? बिल्कुल, अगर आप बेसिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। इसमें क्या है, जो आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे, बट जो क्वेश्चन नीड कर रहा है वो इसी वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे नीडेड है तो पता चले आप यही निकालने में बैठ गए, नहीं। इसके लिए मेरे पास थियरम्स है। क्या थियरम है कि जब कोई भी बॉडी मास को, जब मैं उसके सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, तो जब मैं किसी अनदर उसी पैरेलल एक्सिस का क्या मतलब है कि जैसे ये वाली एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, आई थिंक वो दिख नहीं रही है ना, ब्लैक ब्लैक, जैसे ये वाली सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, और दूसरी एक्सिस क्या है, इसी डायरेक्शन में बेस से एडजेसेंट डिस्टेंस दूर होनी चाहिए, जैसे ये एडजेसेंट डिस्टेंस दूर है,
बट बिल्कुल दोनों डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इस एक्सिस को, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये वाली एक्सिस है वो वर्टिकल है, बट जो ये वाली एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। और ऐसे एक्सिस के निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो मैं अभी इसके आगे पढ़ाऊंगा आपको। बट अभी क्या है कि मेरे सेंटर मेरी एक एक्सिस है, दूसरी एक्सिस मेरी क्या है? एज पे कनेक्टेड है। इन दोनों ही एक्सिस देखिए एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हो गई, बट ये शिफ्टिंग है इनमें। एक तो सेंटर ऑफ मास पे है, एक एज पे है। इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। कब यूज करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? जहां पे एक्सिस क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम लाइन हो उनका, ठीक है। तो अगर एक्सिस मेरी सेम वे में है, उनके पास शिफ्टिंग से है, सिर्फ शिफ्टिंग होनी चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए, उस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक से कर सकते हैं, कोई नीड नहीं है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मुझे I1 चाहिए, तो मैं इस I1 को कैसे लिखूंगा? I1 is nothing but moment of inertia about its center of mass plus mass of the body, जो भी mass of the body दे रखा है, into shifting। shifting मतलब कि लेट्स से मैं इसको एक्स स्क्वायर बोल देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर से रेडियस वगैरह इसको मत समझ जाइएगा, मैं इसको क्या बोलूँ, एक्स ही बोलता हूँ। यहाँ पे सिर्फ साफ बात है ना, मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्स स्क्वायर, ये रेडियस वगैरह नहीं है, ये शिफ्टिंग है। यहाँ पे शिफ्टिंग क्या क्या मतलब है कि मेरी एक्सिस तो यहाँ पे थी, बट मैं इसको कितना शिफ्ट किया हूँ, एक्स इक्वल्स टू आर डिस्टेंस। कल को मान लीजिए मेरी रिंग तो यही है, मैं यहाँ पे एक अटैच बॉडी लगा लूं जिसका मास नेग्लेजिबल है, ठीक है, और मैं इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास, मतलब ऐसे ये पूरी बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे भी तो घूम सकती है। मतलब कि मेरी एक्सिस पूरी दूर चली गई, कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। लेट्स से मेरी एक्सिस कुछ यहाँ हो गई, मान ली I2, ठीक है। तो अभी के लिए I1 जो है ना, I1 तो आ जाएगा, अगर इसका मास m है और रेडियस r है, तो यहाँ पे जो I1 आएगा, पहले मैं लिख देता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ये होती है ID इज इक्वल्स टू ICM, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू डी स्क्वायर, कितना आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस केस के लिए क्या होगा, I1 कितना होगा? I1 हो जाएगा ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो कितना है? वो है mr स्क्वायर की रिंग है, प्लस एम डी स्क्वायर, मतलब मास तो रिंग की m है, बट डी शिफ्टिंग कितना है? शिफ्टिंग है r के बराबर, तो mr स्क्वायर, ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। देखिए चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एक्सिस के अबाउट, अगर आप इस एज के अबाउट देखेंगे ना, 2mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अगर इसके अबाउट घुमा दीजिए मुझको ऐसे, अगर मुझको ऐसे घुमाना है ना, इस एज की, जहाँ पे एज इस पे बिल्कुल लगा हुआ है, तो 2mr स्क्वायर से घुमाना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी। अगर मैं I2 देखूं, मतलब किसी जनरल डिस्टेंस डी पे, मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस लेट्स से x बराबर d है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। सारी बात समझे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्यों यूज करना है? क्योंकि बहुत बार आपको क्या होगा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, कहीं पे भी पूछ सकता है ना कि मेरे बॉडी ऐसी थी, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया कहीं डिस्टेंस में, मुझे इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करना है, तो रिंग मेरी यहाँ पे है ना, तो मुझे रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ऐसे ऐसे। जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चाहिए, तो यहाँ सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर, कितना शिफ्ट किया हूँ, ये डी कितना शिफ्ट किया हूँ, इस सेंटर से डी कितना शिफ्ट किया हूँ, एम डी स्क्वायर, ये ऐड करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ठीक है। ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या, ये क्या बोलता है? देखिए ये क्या बोलता है, इसको भी समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि जो भी अपने बॉडी देखी, एक मिनट में हटाता हूँ थोड़ा सा इसको, स्पेस मिलेगी। ये जो अपने बॉडी देखी अभी, क्या देखा? अभी अपने रिंग देखा, तो रिंग में क्या देखा, मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, ये जो था साइड व्यू था, तो मैं टॉप से दिखा रहा हूँ। टॉप से जो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, आपको क्रॉस जैसी दिखेगी ना, वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, क्रॉस जैसी, मतलब कि इस, ये जो प्लेन में मेरा क्या है, प्लेन ऑफ द रिंग है, जो मेरी एक्सिस है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। अगर इस क्रॉस पे पेन की टिप रख दें, जबकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस आ जाएगी प्लेन के, ठीक है। तो इस एक्सिस के बाद जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर ना, अभी तो अपने सीखा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से मैं इसको बोल दूं I1। अब आइए देखिए मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो रिंग है, रिंग के इसके सेंटर पे जो ये एक्सिस है, इसको तो mr स्क्वायर हो गया इसके अबाउट, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाली एक्सिस चाहता हूँ, ये वाली,
ऐसी वाली एक्सिस चाहता हूँ। इसके अबाउट जब रोटेशन होगा ऐसे-ऐसे, जब इसके अबाउट रोटेशन होगा ऐसे-ऐसे, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज़रा देखिए, क्या ये आपके एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है? क्योंकि आपकी एक्सिस कैसी थी? आपकी एक्सिस थी, जो ये रिंग है, इसके बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे। जो आपकी एक्सिस थी, ये वाली थी ना सेंटर से, ये वाली क्या थी? ये वाली आपकी एक्सिस थी ना। बट जो ये व्हाइट वाली लाइन है, वो परपेंडिकुलर है ना, देखिए आपस में दोनों के, देखिए 90 डिग्री नहीं दिख रहा आपको? ये दोनों बिल्कुल कैसे हैं, 90 डिग्री है आपस में। ये वही बोलता है, ये जो क्रॉस जा रहा है, क्रॉस कौन सी एक्सिस है? ये वाली। जो व्हाइट वाली एक्सिस है, वो ये वाली I1 वाली एक्सिस है। मुझे I1 चाहिए, और I1 अभी तक आपने नहीं देखा कि I1 कैसे निकालना है। I1 अब सीखेंगे कि I1 कैसे निकालना है। अब इसको बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से कैसे? इस एक्सिस को मान लीजिए अपनी एक्सिस, यहाँ से हर एक इस रिंग में क्या डिस्क्रीट मासेस सिस्टम लगे हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं, ऐसे-ऐसे लगे हुए हैं। आप इनको क्या करें, इनका इंडिविजुअल R निकालते जाइए, इनको R स्क्वायर, R स्क्वायर, R स्क्वायर ऐड करते जाइए, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बट वैसे हर बार कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम चला जाएगा आपका। कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बेसिक एमआर स्क्वायर ही है, बट हर बार ऐसा करना बहुत ही हेक्टिक काम है। इसलिए हम लोग थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम लोग इसको आसानी से कर पाएँ। क्योंकि अगर आपको मैं थ्योरम के थ्रू बताऊँगा ना, बहुत आसान लगेगा ये, इसमें कुछ है ही नहीं। ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। मतलब कि समझिए, जिस प्लेन में है, लेट्स से ये प्लेन क्या है? प्लेन ऑफ द रिंग। इसके दो एक्सिस होंगे, एक तो ये एक्स एक्सिस, एक तो ये वाली वाई एक्सिस। बट देखिए, दोनों ही रिंग के प्लेन में है, एक भी परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों ही क्या है? रिंग के प्लेन में है। बट जो तीसरी एक्सिस में लाऊंगा, ये जेड वाली, ये जेड वाली, ये तीसरी एक्सिस जेड वाली है। और एक्चुअली ये जो ग्रीन वाली है ना, आप इसी एक्सिस के अबाउट जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग है ना, रिंग का प्लेन क्या है? रिंग के प्लेन को मैंने एक्स वाई में डिवाइड कर दिया। ये प्लेन ऑफ द रिंग है, एक्स वाई एक्सिस। बट आपको इस प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही नहीं है, क्योंकि आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकाला था। यानी इसके सेंटर से पास होती है परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली। आपने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, इस ग्रीन वाली लाइन के अबाउट। और ग्रीन वाली लाइन के अबाउट का क्या मतलब है? एमआर स्क्वायर। ये वाली एक्सिस क्या है? एमआर स्क्वायर। बट आपको आई एक्स और आई वाई चाहिए। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि जो प्लेन में है, जो प्लेन में है, यानी कि आई एक्स आई वाई जो उस प्लेन में है, दो प्लेन है ना, आई एक्स और आई वाई, ये एक्सिस, ये इनका समीशन करेंगे ना, आई जेड जो कि आपके बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जो आपका ग्रीन वाला, उसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब, मैं समझाता हूँ। अब मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैं इसको थोड़ा 3D में विजुअलाइज़ करता हूँ। देखिए, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। क्या ऐसे ही मेरे पास एक ये वाली हो जाएगी वाई एक्सिस? क्या मैं इसको ऐसे वाई एक्सिस बोल दूँ? और इसी तरीके से परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस, जो कि जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये होगी ना ऐसे, ये वाली होगी एक्स, ये वाली होगी वाई, और ये वाली हो जाएगी जेड, ठीक है? जो बाहर आ रही है, जेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आई एक्स है प्लस आई वाई है, ये मुझे पता है। मुझे क्या पता है? कि आई एक्स बराबर आई वाई आई जेड के बराबर होगा, और आई जेड मुझे पता है रिंग के लिए कितना है, रिंग के लिए है एम आर स्क्वायर। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, मुझे तो सिर्फ आई एक्स चाहिए था ना, मुझे तो सिर्फ आई वन चाहिए। आई वन मीन्स वॉट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में आई एक्स चाहिए। बट अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, जरा सोचिए। ये जो रिंग है, इस रिंग को आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए, ऐसे ऐसे। ये हो गया आई एक्स, जस्ट इसको छोड़ दीजिए। आप इसी रिंग को इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए, ऐसे ऐसे, आई वाई। क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? अब बोलेंगे कि हाँ, एक डिफरेंस दिख रहा है। ये ऐसे घूम रहा है, मतलब आप टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला अप डाउन घूम रहा है। मतलब अगर राइट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा आपको। भैया, वो डिफरेंस नहीं देखना है। यहाँ पे डिफरेंस ये देखना है कि जो घुमाऊ कष्ट है, मतलब जो घुमाने में मुझे जो दिक्कत लगेगी, जो टॉर्क लगेगा, क्या उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं। अगर मेरी एक्सिस ये है, तुझे फोर्स कहाँ देना है? यहाँ और यहाँ, ऐसे करके, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और जब मेरी एक्सिस ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल मिड से अभी भी, तो मुझे टॉर्क टॉर्क कहाँ देना है? यहाँ और यहाँ, बिल्कुल ऐसे करके। टॉर्क तो बिल्कुल सिमेट्री वाला केस है ना, ओरिएंटेशन बस चेंज हो रहा है। बट जो रिक्वायर्ड टॉर्क है, वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है ना। क्या मैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम बोल सकता हूँ? आइए समझाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको ये रिंग दे रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट बोलूँ, लेट से मैंने इसको बोल दिया I1, और मैं इस एक्सिस के अबाउट रेट करवा रहा हूँ, ठीक है? और वही दूसरा क्वेश्चन मैं क्या दूं, ऐसा कि मैं एक्सिस को ऐसे बोल दूं, और मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ, लेट्स से I2।
क्या I1 I2 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं डिफरेंस है? क्योंकि चीज तो वही है ना। आप क्या कर रहे हैं, एक रिंग के प्लेन में मिड से डायमेट्रिक, सिंपल समझिए कि यहाँ पे जो एक्सिस है क्या है, डायमीटर ऑफ द रिंग, डायमीटर ऑफ द रिंग है ना, तो दोनों के लिए डायमीटर ही तो है, तो दोनों के डायमीटर ही है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही होगा ना। जितना कष्ट आप इस एक्सिस के बाद घुमाने में मिलेगा, उतना ही कष्ट, उतना ही प्रॉब्लम, उतना ही गलत टॉर्क देना पड़ेगा आपको इस वाले एक्सिस को घुमाने में, इस वाले एक्सिस की तरफ से घुमाने में। तो आई एक्स आई वाई तो सेम हो गए ना, इसका मतलब ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा खुद से, जब कभी भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है तो आसान है। पहले क्या है कि आपको मेन सेंटर ऑफ मास पे पता है फॉर्मूला, उसके बाद निकाला आपने, शिफ्ट कर दिया एम डी स्क्वायर से, क्योंकि एक्सिस की डायरेक्शन सेम थी, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब भी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जेड। तो आई जेड तो आपको पता होगा, जो सेंटर ऑफ मास के बोर्ड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बट आई एक्स आई वाई आपको नहीं पता होगा। तो सिमेट्रिकल केसेस में आई एक्स आई वाई बराबर होगा ना, कि जो रिंग है मेरी हर डायमीटर का क्या है, सिमेट्री है, आई एक्स आई वाई बराबर है यहाँ पे। इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ड्यू टू आई एक्स बराबर आई वाई, इट मीन्स आई वन, पहले आई वन नहीं निकालो, पहले आई एक्स निकाल लेता हूँ। आई एक्स प्लस आई वाई की जगह मैं रख दूं आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से आई एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। और क्या यही मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन था, और इनफैक्ट यही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई भी है। मतलब कि जो आप सेंटर के अबाउट घुमाने में एम आर स्क्वायर इनर्शिया आ रहा था, उसको किसी प्लेन के अबाउट घुमाया तो एम आर स्क्वायर बाई टू आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो चाहे आई वाई हो चाहे आई एक्स हो, दोनों केस में एम आर स्क्वायर बाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन्हीं दोनों थ्योरम से आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉडी हम अब एक पे एक कनेक्ट करते जाएंगे, और आपको उस पूरे स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होगा। इन्हीं दोनों हेल्प से हम लोग बताते हैं। क्यों ऐसा होता है जरा समझिए। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कहाँ होता है, जुड़ता कहाँ है, कॉमन एक्सिस पे। तो अगर मुझे सिस्टम का जैसे दो तीन मासेस अटैच्ड है, दो तीन कंटिन्यूअस बॉडी अटैच्ड है, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के अबाउट चाहिए पूरे सिस्टम का, तो मैं क्या करूंगा, पहले बॉडी मास का उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, सॉरी उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। दूसरे बॉडी को उसी सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, और तीसरी भी बॉडी का भी उसी सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। और क्योंकि तीनों बॉडी को मैं एक पॉइंट मास तरह ट्रीट कर लिया मैंने, क्योंकि मैं तीनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल चुका है सेम एक्सिस के अबाउट। जब मैं तीनों को ऐड कर लूंगा उसी एक्सिस पे, तो क्या मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस पे मिल जाएगा, जो ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। तो ये जो चीज मैंने बनाई है सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसका कुछ भी यूज नहीं है, बिल्कुल यूजलेस चीज है, इसमें टफ लॉजिक कुछ है ही नहीं, सिंपल। तो अभी आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन से लेके ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हटाता हूँ और स्पेस लेके एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। लेट्स से कि अभी मैं आपको एक सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ, और अब मैं उस टॉपिक बताता हूँ, मेन जो टॉपिक है मेरे पास क्या, जब मैं बॉडी को ऐड करूंगा, एडिटिव एंड नेगेटिव, जब मैं किसी बॉडी में से किसी को हटा दूंगा, नेगेटिव सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स गिवन होंगे आपको, इनका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। इनके लिए क्या करेंगे, पहले लिखते हैं। सिंपली मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, लेट्स से कि एक्सिस मान लीजिए ये है इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ओके। यहाँ से एक रॉड गई है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक रॉड गई है ऐसे, 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 ठीक है, दो रॉड गई हैं। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। आई थिंक दिख जाएगा ना मुझे, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक क्या था, अभी तक आपने सिर्फ ये पढ़ा था, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हाई लेवल पे गया। मैंने दो अलग अलग बॉडी मासेस दिए आपको, एक तो ये जो कि रॉड R1 है, रॉड 1, एक तो दूसरी ये जो रॉड 2 है। मैं इनकी आपको लेंथ दे देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। मान लीजिए ये वाली लेंथ है L, इसका मास है मान लीजिए M, और ये वाली लेंथ है मान लीजिए, इसको भी L ही ले लीजिए अभी के लिए, ताकि आंसर अच्छा आएगा थोड़ा, और इसका भी मास ले लीजिए M ही, ठीक है। दोनों मान लीजिए आइडेंटिकल ही रॉड्स है, बट इनका जो अटैच जो ओरिएंटेशन और डिफरेंट डिफरेंट है ना, परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे रॉड है। रॉड कैसी है समझिए, मैं बताता हूँ।
एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, यहाँ पे अटैच्ड है ऐसे इस पॉइंट पे। मुझे मोमेंट परपेंडिकुलरली अटैच्ड है ऐसे, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट जो कि ऐसा परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में? देखिए ये वाला एल है जो इनिशियल आपको दिख रहा है, देन एक बॉटम में जा रहा है एल जो कि ये रॉड 2 है। इस पॉइंट पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस नहीं है, इस एक्सिस के अबाउट नहीं पूछ रहा हूं मैं, अगर ये वाली एक्सिस होती तो मैं उस लाइन को रॉड 2 के अलोंग बनाता ऐसे ऐसे पैरेलल में। मैंने देखिए इसको क्रॉस बोला है, मतलब कि अगर ये प्लेन है आपका ना, ये प्लेन है ना, जबकि एक्सिस होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इनटू द प्लेन होगी ऐसे, क्रॉस टिप दिखेगा इस तरफ अंदर जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस को ऐसे रोटेट होगा पूरा सिस्टम ऐसे, ये पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होगा। ये वाला मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसकी एक्सिस अबाउट निकालते हैं, समझते हैं इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि मैंने बोला था कि जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स मिलेंगे, है ना, कई बार एक बॉडी में दूसरी बॉडी अटैच कर दिया, जैसे क्या रॉड 1 में रॉड 2 अटैच कर दिया, कल को मैं क्या करूंगा, 2-3 सर्कल होंगे उसमें से एक सर्कल निकाल लूंगा, एक रिंग निकाल लूंगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा। तो ऐसे सिस्टम्स पॉसिबल है, या तो ऐड करूंगा सिस्टम्स को या फिर नेगेटिव मतलब हटा दूंगा। तो इन दोनों के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे आपने बिल्कुल डिस्क्रीट मासेस के लिए करते थे ना, सेम काम करना है कि आपको वो जो स्टैंडर्ड बॉडी पार्ट्स है जो इसमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के बहुत पता होगा आपको, इसलिए मैंने आपको चार्ट लिखा है स्टार्टिंग में, जो चार्ट था ना वाला इनिशियल वाला, ये इसी के लिए है क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको गिवन होगा, ठीक है। तो जब ये गिवन होगा तो मैं उस बॉडी का उस वाले पार्ट का उसी सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा जिसके अबाउट मुझे पूरे सिस्टम का निकालना है। जैसे कि यहाँ पे उस एक्सिस को मैं लेट्स से नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। इस ए वाले पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मैं इसको लेट्स से ए डैश नाम दे देता हूँ, इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर मैं इसको 3D में बनाऊं ना कुछ ऐसे आएगा, देखिए इनटू द प्लेन ऐसे, ए से ए डैश तक इस वाली लाइन के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको चाहिए। तो पहले रॉड 1 का निकालो इसी एक्सिस के अबाउट, फिर रॉड 2 का निकालो इसी एक्सिस के अबाउट। अब क्योंकि दोनों ही एक्सिस के अबाउट मुझे दोनों ही पार्ट्स का मुझे सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी आपको इनिशियली बताया था, तो दोनों ऐड कर सकते हैं कॉमन एक्सिस के अलोंग, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए कि ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI लिख लीजिए सिंपल, MOI ये टेंसर क्वांटिटी, ये टेंसर क्वांटिटी है। जैसे स्केलर और वेक्टर पढ़ा था ना हमने, टेंसर क्वांटिटी, इसको कॉमन एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं पहले रॉड फर्स्ट का निकालता हूँ, तो रॉड फर्स्ट का मैं निकालता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, ये ए डैश, सॉरी ए और ए डैश। फटाफट बताइए, आपको ए डैश भी नहीं पता, मुझे भी पता है कि आपको नहीं पता होगा, तो मुझे क्या पता है, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है, ये रेड वाली देखिए, रेड वाली एक्सिस, अगर मैं इस रेड वाली एक्सिस को लेट से एक्स वाई वाई बोल दूं, मान लीजिए वाई वाई डैश बोल देता हूँ, तो बताइए कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड 1 अबाउट वाई वाई डैश के अबाउट पता है क्या? बिल्कुल पता है, कितना है, ये मुझे पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई वाई डैश है ऑफ रॉड 1, वो कितना है, 1/3 ml²। अब देखिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते थे, सीधे सीधे जो मैंने आपको बेसिक से डिस्क्रीट मास के लिए प्रूफ करवाया था ना, मैं भी आपको यहाँ पे भी प्रूफ करवा के दिखाता हूँ वो वाली चीजें। अभी अपने क्या एक चीज प्रूफ करी थी, अगर आपको याद हो तो, मैं एक बात आपको समझ आ जाएगा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने रॉड देखा था ना, तो मुझे इस एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, पर मुझे पता है जो रॉड है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ क्या है, ये वाला सेंटर, इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/12 ml², यही होता है ना। बट मुझे चाहिए इस वाले एक्सिस के अबाउट आई वाई वाई डैश, तो ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग ही तो है, सेंटर ऑफ मास भी ऐसे टॉप टू बॉटम है, ये भी टॉप टू बॉटम है, इनके बीच क्या है, बस शिफ्टिंग है कितने की, L/2 की, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है ना, दोनों L/2 होंगे तभी तो L होगा। तो जो मैं लिखूंगा आई वाई वाई डैश, ये क्या लिखूंगा जरा सोचिए, आई वाई वाई डैश क्या लिखूंगा, 1/12 L² यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, ICM प्लस शिफ्टिंग कितने की करी आपने, तो मास मेरे पास m ही रहेगा, शिफ्टिंग कराऊं मैं L/2 का, तो L/2 का होल स्क्वायर, जरा इनको ऐड कर लीजिए देखिए कितना आता है, तो ml² तो कांस्टेंट ही आ जाएगा,
ml स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया 1/12 प्लस 1/4। अगर मैंने कैल्शियम ले लूँ तो 4 12 आ जाएगा नीचे, 3 प्लस 4 तो आ जाएगा 4 ऊपर और नीचे आ जाएगा 12। यानी कैल्शियम आ जाएगा 4/12। इसको सॉल्व कर लीजिए 1/3। तो क्या मैं इसको ml स्क्वायर बाई 3 यहाँ से भी प्रूफ कर लिया? सारी बात समझ में, मतलब जो मैंने आपको एकदम बेसिक से प्रूफ करवाया था, याद है आपको? ये चार्ट के बाद मैंने बोला था, एक बार क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया? पढ़ा था ना इधर ही कहीं, ये तो करवाया था, ये रहा। यहाँ पे कराया था ना प्रूफ आपको, ml स्क्वायर बाई 3 ये वाला पार्ट। और ml स्क्वायर बाई 12 भी आपको ऑलरेडी प्रूफ करा दिया था। देखिए इनके बीच क्या है, इनके बीच ml स्क्वायर बाई 12 यहाँ पे थी, ml स्क्वायर बाई 3 यहाँ पे थी, इनके बीच शिफ्टिंग ही तो है बस, ये L/2 का। ये ml स्क्वायर बाई 12 है, ml स्क्वायर बाई 3 है। इनके बीच L/2 की शिफ्टिंग ही तो है। जो मैं सेंटर ऑफ मास वाले को L/2 डिस्टेंस शिफ्ट कर दूं तो ml स्क्वायर बाई 3 तो आ जाएगी। तो ml स्क्वायर बाई 3 मैंने बेसिक से डिस्क्रीट मास से भी प्रूफ किया था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के भी प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये मैं बस ऐसे ही करा दिया हूँ, ताकि थोड़ा सा फील आ पाए ना कि सब लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब कुछ लिंक्ड है। इसको हटाते हैं अभी, इसकी जरूरत है नहीं मुझे। मैं डायरेक्टली देखिए निकाल सकता हूँ, मैंने बोला था ना कि अभी मैं इसको डायरेक्टली निकाल लिया, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के ऊपर पता था। अगर नहीं पता होता पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के मैं आई वाई वाई डैश निकालता। तो मेरा एक पार्ट तो हो गया कि मुझे जिस एक्सिस के बाद पूछा गया था उस एक्सिस के अबाउट मैंने रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब मुझे रॉड 2 का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट। तो बताइए कैसे निकालूं? कुछ नहीं करना, वही सेम बात है कि रॉड 2 ऐसे दे रखा है ना, तो रॉड 2 कैसा है, मेरी एक्सिस कुछ यहाँ पे है, एक्सिस कुछ यहाँ पे है, और मेरा रॉड 2 कुछ ऐसा है। तो रॉड 2 कुछ ऐसा है, देखिए रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है भैया। अच्छा, रॉड 2 का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना है, वो कितना है, वो सिंपल है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे चाहिए, इस वाले एक्सिस के अबाउट, और इस वाले एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, इनटू द प्लेन। इस वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 1/12 m इंटू एल, 1/12 ml स्क्वायर। जो मास 2 है और लेंथ 2 है, बट ये दोनों आइडेंटिकल थे, तो इसलिए मैं ml बोल दिया था। अब जरा देखिए कि जो मैंने आपको सिस्टम दिखाया था, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे दिखाया था ना, मुझे इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए थी। तो ये वाली एक्सिस और इसकी, इस रॉड की, अब इस रॉड पे आ जाइए, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास क्या दोनों सेम ही ओरिएंटेशन में है, बस शिफ्टिंग है। ये भी इनटू द प्लेन है। इसको जब मैं शिफ्ट करूंगा जस्ट यहाँ पे, तो क्या इसका मुझे ओरिजिनल एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? बिल्कुल। यहाँ पे ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हुआ है, आप मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगाना है। परपेंडिकुलर कब लगाना होता, जब इस एक्सिस के ऊपर पता होता, उसको ऐसा करना होता, 90 डिग्री रोटेट करना होता, तब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ। बट यहाँ पे क्या है, मुझे ऑलरेडी इस एक्सिस के अबाउट पता है, मतलब कि अगर ये रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो इसके अबाउट रोटेशन पता है ना, ml स्क्वायर बाई 12 ऐसे ऐसे, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन। तो इसको मुझे बस शिफ्ट करना है किसी डिस्टेंस डी पे, और वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, वो डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, शिफ्टिंग वाली डी। अगर मुझे डी मिल जाए तो क्या मैं इस रॉड 2 को अपने उस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ, जिसके अबाउट मुझे पूरा सिस्टम का निकालना है? बिल्कुल। तो ये निकालते हैं आई। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ी किया है मैंने, गड़बड़ी नहीं किया है, आधा ही पार्ट मैंने बताया। जो फर्स्ट रॉड है, फर्स्ट रॉड का तो मैंने बस वाई बाई डैश निकाला है ना अभी। अभी मुझको ए डैश निकालना था फर्स्ट वाली रॉड का, तो आइए वो भी निकाल लेते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, ठीक है। इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर, और पहले ये वाला काम कर लेते हैं कि अभी मुझको क्या मिला है, अभी तो मुझको आई वाई वाई डैश मिला है ना। आई वाई वाई डैश का क्या मतलब है, जो पहली रॉड थी उसको मुझे इंड के अबाउट मिला है, बट मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था ना पहली रॉड का, ऐसे मिला है ml स्क्वायर बाई 3। मुझे ऐसे चाहिए 90 डिग्री, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, तो क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा। कैसे लगा लूंगा कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पे आते हैं कि ये वाला हो गया लेट्स से आई वाई वाई, और ये वाला हो गया आई एक्स एक्स। ये देखिए प्लेन में है रॉड के, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। देखिए ये ग्रीन वाला लाइन जेड है क्या, अब बताइए। ये रॉड है, ये आई वाई है, ये आई एक्स है, अलोंग द रॉड आई एक्स, रॉड के परपेंडिकुलर आई वाई, और रॉड के इस परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन जेड। आई एक्स कितना आएगा, जीरो, क्योंकि देखिए ना ये जो मास है वो टोटली एक्सिस के अबाउट आ गई। और देखिए वो पूरा पूरा मास ढक चुका है। अगर मैं इस एक्सिस से देखूं तो आपको मास दिखेगा ही नहीं, मतलब मास का डिस्टेंस क्या है, जीरो। एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं। अगर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होता है ऐसे तो मास दिखता आपको, ये डी स्क्वायर। बट यहाँ एक्सिस से कोई डिस्टेंस है ही नहीं, एक्सिस पे ही पूरा मास है। एम तो है बट आर नहीं है, तो एम आर स्क्वायर यानी कि एम जीरो स्क्वायर जीरो हो जाएगा। मतलब कि
आई एक्स 0 है, ठीक है? आई वाई मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। आई वाई क्या है? आई वाई वाई डैश, ये मुझे निकालना है। और आई जेड, आई जेड क्या है? आई जेड मुझे पता है, वो क्या है? आई ए ए डैश मैंने नाम दिया है, और इसको मैंने गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, सॉरी। आई वाई वाई पता है, आई जेड निकालना है ना? सॉरी, क्या है? आई वाई वाई डैश, ये मुझे पता है, ये कितना है? 1/3 ml² अभी मैंने निकाला, कॉमा आई जेड मुझे निकालना है, मतलब कि इस प्लेन में। और आई जेड को मैं क्या नाम दे रखा हूँ? उसको मैंने नाम दिया है आई ए ए डैश। इसको मुझे निकालना है, फर्स्ट लॉट के लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग कर रोटेट करना 90 डिग्री से ना। बोलूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ने कि आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब कि वो वाला प्लेन जो रॉड को कंटेन करता है, इज इक्वल्स टू आई जेड। तो आई एक्स कितना हो गया? 0। आई वाई कितना हो गया? ऑलरेडी दे रखा है आई वाई, वो है 1/3 ml²। और आई जेड कितना हो जाएगा? आई जेड, आई जेड यही हो जाएगा जो मुझे निकालना था। तो कुछ नहीं, ml² बाई 3 ही है, क्या बताइए फटाक से? तो ml² बाई 3 ही वो भी है, ठीक है? ये तो हो गया रॉड 1 के लिए, रॉड 1 के लिए डन हो गया। चलते हैं रॉड 2 के लिए। तो रॉड 2 के लिए मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों एक्सिस ना ओरिएंटेशन इनका सेम है। इनका ओरिएंटेशन क्या है? सेम है, मतलब रोटेट नहीं करना है, सिर्फ शिफ्ट करना है। इस एक्सिस के बाद मुझे पता है, तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए ए डैश ऑफ रॉड 2 is equals to moment of inertia of rod 2 about its center of mass, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है 1/12 ml² प्लस शिफ्टिंग ऑफ दैट मास m into d स्क्वायर। अब d निकाल लीजिए। ये लेंथ दे रखा हूं मैंने l आपको, और ये लेंथ आपको पता होगा l/2 है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में मैंने निकाला रोटेशन। तो d कितना हो जाएगा बताइए? तो जो d स्क्वायर है, d स्क्वायर की जगह मैं l स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकता हूँ भैया। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, ये कितना आ जाएगा? ml² को मैंने कर लिया कॉमन, 1/12 प्लस ml² कॉमन हो गया, आ जाएगा 1 प्लस 1/4, ठीक है? 12 ले लीजिए एलसीएम। अगर 12 ले लिया एलसीएम तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। इनको कर लेते हैं ऐड, तो आ जाएगा ml²। 12 1 13 3 16, तो 16/12, यानी कि मैं समझ रहा हूँ 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। मतलब कि जो आई ए ए डैश ऑफ रॉड 2 आया, वो आ गया 4/3 ml²। बट अभी आंसर ये नहीं आया है, ये अभी रॉड 2 का आया है। देखिए बात को समझते हैं क्या हुआ। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा कि मैंने इस एक्सिस के अबाउट पहले मैंने रॉड 1 का निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी एक्सिस के अबाउट रॉड 2 का भी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। मुझे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था इस एक्सिस के अबाउट, मतलब कि क्या दोनों को जोड़ लूं? मतलब कि जो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए ए डैश, वो क्या होगा? वो होगा आई ए ए डैश ऑफ रॉड 1 प्लस, क्योंकि देखिए सेम एक्सिस है, देखिए आई ए डैश ऑफ रॉड 2। अब मैं इनको कैसे ऐड कर पा रहा हूँ? क्योंकि टेंसर क्वांटिटी देखिए सेम एक्सिस, ए ए डैश कौन सी रॉड? रॉड 1 रॉड 2, मतलब रॉड 1 का सेम एक्सिस के अबाउट, रॉड 2 का सेम एक्सिस के अबाउट, तभी मैं ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो आई ए डैश मतलब पूरा सिस्टम का आ जाएगा। रॉड 1 का कितना निकाला है? रॉड 1 का है 1/3 ml², 1/3 ml² प्लस रॉड 2 का कितना हो जाएगा? 4/3 ml²। तो 4 + 1 5/3 ml²। ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है? आई थिंक अब आपको समझ आ में आया कि हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों पढ़ा है, ठीक है? तो इन्हीं पे बेस पे कुछ भी सवाल मैं बना सकता हूँ, जो कुछ भी दे सकता हूँ आपको। तो आइए मैं एक और सवाल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए अगला सवाल है, हटा लेते हैं और जगह बना लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए अगला सवाल है कुछ ऐसा कि देखिए कॉमन एक्सिस ये है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है? एक सेकेंड, क्या करता हूँ मैं, ये कॉमन एक्सिस, और ये हो जाएगी रॉड। इस बार मैं रॉड को कंसीडर करूंगा, ये हो जाएगी रॉड, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा एक सर्कल कुछ ऐसा जो इसको कनेक्ट कर रहा होगा,
और एक सर देखिए सर्कल है रिंग जैसा तो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है? और इसका मान लीजिए मैंने रेडियस दे दिया आपको r, इसका रेडियस मान लीजिए r दे रखा है, ठीक है? और मान लीजिए कि ये डिस्टेंस भी आपको लेट्स से r दे रखी है। मुझे चाहिए रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है? मुझे चाहिए रोटेशन अबाउट दिस, इस एक्सिस को मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बताइए क्या करूँगा बताइए? देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा अभी फिर से, मैं क्या करूँगा सिंपल इनको यहाँ से 1 सेकंड मैं क्या करूँगा इनको पहले मैं रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँगा कि देखिए एक्सिस मुझे पता है ना बेस वाली एक्सिस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे रॉड 1 क्योंकि पहले मेरे पास क्या है? पहले मेरे पास सिंपल एक रॉड है, इस रॉड को निकाल लेंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो इस रॉड का इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? सिंपल 1/3 ml स्क्वायर। आपको ये फील करना पड़ेगा अब। जैसे आपने इसको निकाला था 1/3 ml स्क्वायर, मैंने इसको कर दिया, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज हो गई। इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन 1/3 ml स्क्वायर है। अब मैं उसको किसी भी एंगल पे रोटेट करवाऊँ ना, एक्सिस तो मेरी यही है और परपेंडिकुलर मेरा रॉड है, तो 1/3 ml स्क्वायर। ऐसे कर दूँ तो भी 1/3 ml स्क्वायर, है ना? अब ये नहीं बोल सकते कि परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पैरेलल तो आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखेंगे ना भैया। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये है, तो इसपे वाली एक्सिस ये हो जाएगी, जो कि 1/3 ml स्क्वायर वाली थी एंड पे। अगर मैं इसको इससे शिफ्ट कर दूं तो उससे चेंज थोड़ी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो 1/3 ml स्क्वायर ही रहेगा ना। तो रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। दूसरा पार्ट क्या है, मैं इसको ऐड करूंगा किससे कि यहाँ पे एक मेरे पास एक रिंग है और इसको मैं शिफ्ट करके लाऊंगा इस एक्सिस के लिए। तो याद है मैं आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवा रखा था कि मैंने बोला था रिंग है, ये रिंग है, आपको मैंने बोला था ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर के अबाउट, फिर इस एज के अबाउट, फिर किसी रैंडम डिस्टेंस डी के अबाउट। याद है क्वेश्चन? ये वैसा ही तो है कि अब देखिए वही चीज आपको पहले उस टाइम नहीं समझ आ रहा होगा कि आप रैंडम डिस्टेंस डी पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एज पे तो थोड़ा समझ आता है कि एज पे मेरा ऐसे रॉड कनेक्टेड हो जाएगा रिंग से और वो रोटेट कर लेगी। बट किसी डिस्टेंस डी पे तो कभी कनेक्ट तो होता ही नहीं, इनके बीच गैप है, तो इसका रोटेशन होगा कैसे? तो आप समझ रहे हो रोटेशन कैसे होगा? कनेक्ट कर सकता हूँ ना इसके बीच में रॉड, इस रॉड कनेक्ट कर सकता हूँ, बट वो चीज आपको निकालना इसलिए सिखाया था कि मैं रॉड का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, रिंग का अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर निकालूंगा। तो बीच में आपको गैप दिख रहा है, तो वो गैप नहीं, वो कनेक्टेड है रॉड से। अब अगर वहां पे मासलेस रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, बट कनेक्टेड रहेगा। मास वाली रॉड है जैसे इस क्वेश्चन में लिया है मैंने, तो उस रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml का भी जिस भी ओरिएंटेशन में होगा, उस ओरिएंटेशन के हिसाब से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो वही इसीलिए मैंने आपको उस वाले क्वेश्चन में लिख करके दिखाया था, ठीक है? तो इसके लिए क्या करूंगा, इस रिंग का देखिए, अब इस रिंग का पहले मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। क्यों? अब इस एक्सिस के अबाउट क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जो मेरी रिक्वायर्ड एक्सिस है वो ये है, ये, ठीक है? अगर मुझे इस वाले एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको शिफ्ट कर लूंगा ऐसे, और अगर मैं शिफ्ट कर लूंगा तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना, सिंपल शिफ्ट कर लूंगा, मुझे एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा आई एक्स, मान लीजिए मैं इसको आई एक्स बोल देता हूँ, और मान लीजिए मैं इसको आई वाई बोल देता हूँ, और ये हो जाएगा आई जेड। तो अब आते हैं रिंग के लिए बात करते हैं, ठीक है? तो मैं रिंग के लिए बात करूंगा, आई जेड तो मुझको पता है, रिंग के लिए आई जेड कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और मुझे आई एक्स भी पता है क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, भी मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में निकाल के दिखाया था, क्योंकि आई एक्स आई वाई दोनों बराबर है, तो आई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड एम आर स्क्वायर, आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। अब ये आई एक्स मिल चुका है मुझको, ये वाला आई एक्स। मुझको चाहिए इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी के अबाउट। तो जो अगर मैं बोलूं कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको आई बोलता हूँ, अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, वो कितना हो जाएगा, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कौन सा है, आई एक्स। तो उसको लिखूंगा एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस कितना डिस्टेंस शिफ्ट करूं, तो इसको शिफ्टिंग के लिए कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक तो आर है, जो रेडियस ऑफ द डिस्क है, और यहां से यहां भी देखिए आर दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस। तो यहां से मुझको 2r डिस्टेंस शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या 2r यहां से यहां तक, m इंटू 2r का, इसको मुझे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस लगा के।
तो मैं बोलूँगा आई रिंग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mr स्क्वायर को कर लूँगा कॉमन 1/2 प्लस 2 टू जा 4, देखो 4 टू जा 8 में 9/2 mr स्क्वायर। ये रिंग का आ गया। अब देखिए दोनों ही कॉमन एक्सिस के अबाउट आ गया। ये रॉड का भी इसी एक्सिस के अबाउट पता चल गया, रिंग का भी इसी एक्सिस के अबाउट पता चल गया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये ऐसे इंटरचेंजेबल है। मैंने इसको थोड़ा पार्ट्स बाई पार्ट्स में, अब इस पार्ट बाई पार्ट में जोड़ दूं तो वापस से ये बड़ा बड़ा पार्ट मिल जाएगा मुझको। जब अगर मैं इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी जोड़ूंगा ना, अगर मैं सिस्टम को जोड़ रहा हूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लूंगा, मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यानी कि आई इज इक्वल्स टू आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ रिंग। आई ऑफ रॉड कितना है मेरे पास 1/3 ml स्क्वायर। ml स्क्वायर यहाँ पे क्या था, एक्चुअली आर ही थी ना, जो रॉड ऑफ जो लेंथ थी रॉड की वो आर थी। तो एम आर स्क्वायर प्लस 9/2 mr स्क्वायर, इनको ऐड कर लेता हूँ। 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 प्लस 2 9 जा 27 mr स्क्वायर, 27 प्लस 2 29/6 mr स्क्वायर। ये क्या आ गया, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो मुझे पूछा गया। ठीक है, तो अभी मैं इस हिसाब से क्या कर सकता हूँ, देखिए कि जब मैंने पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अब ऐसे ही मैं आपको और सारे क्वेश्चन देता हूँ, कोई भी लेवल शीट दे दूं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए मेरे पास जब ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो अब मैं थोड़ा-सा आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ तक रोका था। क्या? कि याद है ना, आपको एक स्पेशल केस बताने वाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। टाइम कितना हो रहा है? ठीक है। ओके, 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 कहाँ हो गया? अच्छा, लिखाया नहीं था मैंने आपको ना, ठीक है। लिखाया नहीं था मैंने, उसको रोक के रखा था स्पेशल केस। तो आता है कोई एक स्पेशल केस पे पहले डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं खुद हटा लेता हूँ थोड़ी देर, इसमें थोड़ा दिखाना है। स्पेशल केस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये नीचे मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो मैं स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूँ, ये प्योर एडवांस के लिए, क्योंकि अगर आप इस वाले जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से आपको मेंस के क्वेश्चन में कोई भी बेनिफिट नहीं आ रहा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मेंस में नहीं आएंगे। आप मेंस के क्वेश्चन जितने भी देखेंगे 99% सवाल जो भी आप ये करके आ रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल ही सिंपल, आपको हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसी सेम हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी सेम एक्सिस के अबाउट निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा और सही होगा। मेंस के क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन आपको इसी लेवल पे मिलेगा और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट एक टाइप का सवाल आता है जो कि एडवांस में आता है, और एडवांस में एक बार आ भी चुका है सवाल, ठीक है, तो इसलिए कराना बनता है। एडवांस में सवाल आ चुका है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्पेशल थोड़ा आपको डीप में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कब हम किसी चीज को पॉइंट मास से ट्रीट करते हैं, कब हम उसका सेंटर ऑफ मास निकाल मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के उस एक्सिस के अबाउट ले जाके वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी आपने एक चीज पढ़ी थी मुझसे कि मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉब पेंडुलम वाला केस ले लीजिए। ठीक है, पेंडुलम में मान लीजिए यहाँ पे बॉब है। ठीक है, एक्चुअली बॉब बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा फील आए कि बॉब है, मान लीजिए मास है इनका। तो अगर मैं रॉड को लेट से वीक ले, मैं रॉड को मान लीजिए नेग्लिजिबल मास मान रहा हूँ, एक्चुअली इसका रॉड का मास होगा तो कैसे निकालना भी आपके ऊपर देखिए क्या है, तो उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए मैं इस केस को रोका था ताकि इस क्वेश्चन को बाद आपको कराऊं, थोड़ा फील आएगा आपको। और अगर मैं इस रॉड को नेग्लिजिबल मान लूं, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चाहिए, इसके क्रॉस के अबाउट, क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, जो क्लॉक में बॉब होता है वो ऐसे 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 क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, मतलब रोटेट ही तो कर रहा है, वो रोटेशन पूरा नहीं कर रहा है, बट रोटेशन तो हो रहा है ना, ऐसे ऐसे। एक्सिस क्या होगी, ये वाली एक्सिस हिंज, इसी के अबाउट रोटेट करेगा ऐसे ऐसे ऐसे, जो हिंज मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे आप? अभी आपने बोला था, आप बोलेंगे भैया अभी आपने बताया था कि कोई भी पॉइंट मास अगर एम डिस्टेंस अगर एल डिस्टेंस दूर है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं? तो अगर इसके अबाउट मैं आई पूछ रहा हूँ, आई आ जाएगा एम एल स्क्वायर। अब बिल्कुल सही है और यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता हूँ, फिर मैं आपको उसका लॉजिक दूंगा।
मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉइंट मास है, क्या एक्चुअल में कुछ पॉइंट होता है? लेट्स से मैंने यहाँ पे एक डॉट बनाया, ये पॉइंट कब तक है? जब तक मैं इसको जूम नहीं करके देख रहा हूँ। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम कर दूँ, अगर मैं इसको जूम कर दूँ, मान लीजिए 50x, तो क्या ये पॉइंट मास एक आपको सॉलिड स्फीयर की तरह नहीं दिखेगा? बताइए। लेट्स से पॉइंट मास छोड़िए, एक डिस्क लीजिए, पॉइंट पॉइंट एक पॉइंट साइज की डिस्क ले लीजिए, डिस्क। तो पॉइंट साइज की डिस्क आपको ऐसे दिखेगी डिस्क। अगर आप इसको जूम कर दें, तो एक लार्ज डिस्क दिखेगी, जो कुछ जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी। मैं मानता हूँ रेडियस टेंडेड टू 0 होगी, बट होगी ना रेडियस। एग्री करते हैं मेरी बात से? तो अब मेरा मैं आपको कन्फ्यूज ये करना चाहता हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, कि अभी आप ऊपर देख के आ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन में, कि अगर वो ध्यान से देखें, तो ये क्या है? ये एक रिंग है, आप इसको डिस्क मान लीजिए, कुछ भी मान, क्योंकि वो तो बस फॉर्मूला चेंज होगा ना, इसको डिस्क मान लीजिए। और ये वो वाला केस है, बस मैं मोमेंट मैंने इसके अबाउट निकाल रहा हूँ। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट भी पूछता, तो आप क्या करते हैं? आप पूरे सिस्टम का पहले रॉड 1 का इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, फिर इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, आपको नेट मोमेंट इनर्शिया मिल जाती है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आप क्यों दोनों एक्सिस को निकाल रहे हैं? जैसे कि आपने अभी इस वाले केस में बोला ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी बॉल की या फिर बॉब की, वो कितनी आएगी? ml²। क्यों भाई? अभी तो आपने मुझे बताया कि जब ये वाला केस है, तो पहले मुझे इसके सेंटर मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, देन मुझे इसको शिफ्ट करना चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, ताकि मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले, ताकि मैं ऐसे ऐसे इसको रोटेट करवा पाऊँ। ठीक है? अरे इसी को ऊपर बना लीजिए, नहीं समझ आ रहा आपको? यही चीज़ तो दे रखा हूँ आपको, बॉब वाले केस में ऐसे-ऐसे रोटेट कर रहा है। पहले आप क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं ऐसे-ऐसे, फिर इसके अबाउट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं L² से, ऐसे ही करते हैं ना आप? बट यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने? यहाँ पे आपने सिंपली बोल दिया ml²। और इस हिसाब से फर्स्ट लेक्चर का था, फर्स्ट पार्ट याद करिए, जब मैंने बोला था कि कोई भी पॉइंट मास हो, एक्सिस से अगर r डिस्टेंस दूर उसका मास m है, तो हम इसका मोमेंट वैसे mr² बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन एक राइज होता है कि मुझसे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि यहाँ वो लॉजिक क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जब मैं इसको जूम करूंगा, तो पॉइंट मास आइदर ए डिस्क होगा, आइदर ए सॉलिड स्फीयर होगा। तो पॉइंट मास तो एक्चुअली में तो होगा नहीं है, मैं उसको जूम करूँ तो कुछ तो होगा वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले सेंटर मास के अबाउट निकालो, फिर इसको शिफ्ट करो mr² के अबाउट? तो इसका लॉजिक क्या है, समझिए इस बात को। पहली बात तो ये, जब हम पॉइंट मास मानते हैं, तो सबसे सिंपल लॉजिक जब हम पॉइंट मास मानते हैं, पॉइंट मतलब क्या? बहुत छोटा सा चीज, बहुत छोटा सा इतनी सा। अगर मैं इसमें से एक्सिस मानूं, अगर मैं इसमें से एक्सिस मान भी लूं ऐसे ऐसे, और मानूं कि यहाँ पे पॉइंट मास है, तो पूरा का पूरा पॉइंट उस एक्सिस पे ही चला जाएगा। तो उसके कारण सेंटर ऑफ मास पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो जीरो आ जाएगी। इसीलिए हम लोग शिफ्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, लेट्स से इस पॉइंट मास का मैं लिखता हूँ इसी एक्सिस से ना, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं इसके आई के अबाउट लिखूं, तो क्या लिखूंगा? ICM प्लस mr²। ठीक है? बट क्योंकि ये पॉइंट मास है, ICM जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा? क्योंकि पूरी की पूरी एक्सिस पे पूरा, फिर मैं बड़ा बना रहा हूँ, एक्चुअली बड़ा छोटा हो गया, पूरी की पूरी एक्सिस पे पूरा मास नहीं कर जाएगा, ICM जीरो हो जाएगा। इसलिए mr² और mr² सिंपली आ जाता था। शिफ्टिंग के केस की वजह से mr² आता है। अब वो बात समझ आ रही है, मैंने mr² बोला था वहां पे, तो शिफ्टिंग की वजह से आता है पॉइंट मास के लिए। और इसलिए मैं हर कंटीन्यूअस मास को एक डिस्क्रीट और छोटा पार्टिकल मानता था, ताकि उसके अबाउट उसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आए, फिर उसको शिफ्ट कर लेता था जहां पे मुझे रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी थी। mr² से बोलता था मैं। ये सब कनेक्टेड हो रहा है, अभी समझ आ रहा है आपको? लेकिन ये तो एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक है, इसको समझिए। इसको उठाते हैं अभी। अब ये तो इस बात का आंसर है कि पॉइंट मास को मैं mr² लिख पा रहा हूँ। अब आपका डाउट ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा फिर? क्योंकि अगर मैं इसको बहुत दूर से देखूं टॉप ऊपर से, तो ये जो पूरी रिंग है, ये मुझको पॉइंट मास की तरह दिखेगी। तो मैं इसको mr² क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? अब है इस लॉजिक को समझते हैं कि इसको मैं क्यों नहीं बोल पा रहा mr² डायरेक्टली, इसको मैं सेंटर ऑफ मास के बाद क्यों लगा रहा हूँ, और मैं वैसे शिफ्टिंग क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे चीज डिपेंड करती है कि मोशन कैसा है, मोशन डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। इसको समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा। अभी एकदम कान खड़े कर लीजिए कि ये जो मैं अभी 10 मिनट 15 मिनट लेने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल केस है। अगर आपको ढंग से अपने नहीं सुना, तो समझ नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, पॉइंट मास के केस में, लेट्स से मैंने दो पॉइंट मार्क करे हैं। एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करा है ए, एक यहाँ पे पॉइंट मार्क करा है बी। और एक्चुअली में थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है, इसलिए मैं इसको छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, ये पॉइंट मास, ये पॉइंट मास है। इस पे मैंने एक टॉप में मार्क करा है ए और बॉटम में मार्क करा है बी। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट करूं दिस एंगल थीटा, अगर मैं इसको थीटा रोटेट कर दूंगा तो क्या होगा बताइए? अगर मैं इसको थीटा रोटेट कर दूं ऐसा, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा पहले समझिए। इसका ये वाला पॉइंट रोटेट करके चला जाएगा यहाँ पे ए, और बी वाला थोड़ा जाएगा साइड में, ठीक है। अब इसको जूम करके दिखाता हूँ, एक्चुअली जूम करने से क्या हो रहा है। जूम करने से क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जो मेरा पॉइंट ए है पहले यहाँ था और बी यहाँ था, बट जब आपने रोटेट कर दिया ना, तो पॉइंट ए तो यहाँ चला गया, बट पॉइंट बी यहाँ चला गया। जो टॉप में था ना वो साइड में चला गया, जो बॉटम में था ना वो रोटेट करके राइट में चला गया, लेफ्ट और राइट में चला गया। ये रोटेशन हो गया। रोटेशन में आपको समझिए पहले, पॉइंट मास के लिए जो रोटेशन हो रहा है ना ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कैसे है? इन दोनों केसेस में देखिए, क्या इसमें और इसमें आपको अभी इस वीडियो में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ए और बी में नहीं दिख रहा। वो डिफरेंस आपको विजिबल यहाँ पे हो रहा है इस बड़े वाले डायग्राम में। क्या इस छोटे डायग्राम में मैंने दो जगह पॉइंट बनाए, एक तो एक भी टॉप एंड बॉटम में बनाया, यहाँ पे मैंने ए बी को शिफ्ट करके बनाया है, बट क्या आप इनको आपको विजिबल है ए बी का डिफरेंस इस छोटे वाले बॉब में? नहीं, यहाँ पे विजिबल नहीं है ना। मतलब क्या है? मतलब कि ये बिल्कुल ही ऐसा है कि आप रोटेट करिए ना रोटेट करिए, इतना छोटा है कि इसका रोटेशन ना रोटेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, नेग्लिजिबल रोटेशन है। तो क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो ही नहीं रहा है एक तरीके से। हमारी बस में दूसरा लॉजिक क्या है, हम आईसीएम क्यों लेते हैं? जब उस एक्सिस पे रोटेशन पॉसिबल है, जब उस एक्सिस पे रोटेशन पॉसिबल है, उस एक्सिस पे मेरा ब्लॉक ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो हम पहले रोटेशन से सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास पे रोटेट करेगा ही करेगा। देन हम उस सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करते हैं अपने रिक्वायर्ड एक्सिस पे जहां मुझे रोटेशन पूछा गया होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये रोटेशन हो रहा है ना, ये रोटेशन नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? ये जो पॉइंट है, पॉइंट पे जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है मुझे दिख ही नहीं रहा, वो नेग्लिजिबल है। जब ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं रहा, रोटेशन ही नहीं हो रहा, जब रोटेशन हो ही नहीं रहा, आईसीयू मतलब उसके सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन है वो रोटेशन ही नहीं हो रहा। जब रोटेशन हो ही नहीं रहा तो आईसीयू जीरो आ जाएगा। दूसरा लॉजिक आईसीयू जीरो होने का ये है। पहला लॉजिक आईसीयू जीरो होने का क्या है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ पूरा पूरा मास उसी एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए आर जीरो हो जाएगा, इसलिए आईसीयू जीरो आ गया। बट ये बस उस मतलब उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए वैलिड है कि मैं जो पॉइंट मास उसको एम स्क्वायर क्यों लिखता हूँ। बट ये आंसर इस सवाल का आंसर नहीं देता कि मैं इसके लिए इस फिगर के लिए एम आर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। इसके लिए इसका आंसर कौन देगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको ये समझिए कि इसके लिए दूसरा वाला लॉजिक काम आएगा कि रोटेशन आईसीएम कब लेते हैं? जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन हो रहा हो तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को पहले रोटेट करवा लेते हैं। देन हम लोग अपने फिक्स्ड एक्सिस पे जहां पे रोटेशन चाहिए है उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आपका एक और सवाल आएगा कि ठीक है भैया मैंने आपकी बात मान ली, बट जो भी अभी आपने सवाल करवाया ये वाला, क्या इसमें क्या इसमें रॉड 2 अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है? मेरा सवाल है बिल्कुल हाँ। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि आप तो रोटेट करवा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो मेरा रॉड तो रोटेट कर ही नहीं रहा। मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से देखो, रॉड रोटेट करेगा, मैं दिखाता हूँ कैसे रॉड रोटेट करेगा। इनिशियली देखो तुम्हारे रॉड 2 का पॉइंट ए कहाँ है? इनिशियली देखो, इसको एकदम नीचे लाते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी अच्छी वाली, और मैं इसको साइड में बनाता हूँ। मैं ये बोलूंगा कि इनिशियली देखो, रॉड रॉड बी का पॉइंट ए टॉप वाला पॉइंट ऊपर है, बॉटम वाला पॉइंट नीचे है। रोटेशन किसको बोलते हैं? जैसे ये रॉड टॉप बॉटम है, रोटेट कर गई हॉरिजॉन्टल, देन रोटेट कर गई वर्टिकल, देन रोटेट कर गई हॉरिजॉन्टल। क्या है? रोटेट करके सेंटर ऑफ मास क्या हो? हाँ, ये तो रोटेट कर रही है, ठीक है। बट जब मैं इस पूरे सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ, तो आपका सवाल ये है ना कि मेरी रॉड तो रोटेट कर ही नहीं रही, मैं बोल रहा हूँ रोटेट कर रही है। ध्यान से देखो, मैं रोटेट करवा के दिखाता हूँ आपको। लेट्स अज्यूम मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है, मैं इसको रोटेट कर दिया, तो मेरे ये वाला रॉड ऐसे जाएगा, एक रॉड, ये रॉड ऐसे जाएगा, और ये वाला रॉड ऐसे जाएगा। बताइए, ये फिगर बनेगा ना? अब जरा देखिए, रॉड 2 पे बस ध्यान दीजिए, रॉड 1 छोड़ दीजिए। रॉड 2 का पॉइंट ए कहाँ गया? यहाँ पे। रॉड 2 का पॉइंट बी कहाँ गया? यहाँ पे। अभी तो वर्टिकल कर देता हूँ, वर्टिकल। तो फर्स्ट वाली रॉड ऐसी हो जाएगी, सेकेंड वाली रॉड ऐसी हो जाएगी। तो रॉड 2 का ए वाला पॉइंट कहाँ गया? यहाँ। रॉड बी का बी वाला पॉइंट कहाँ गया? यहाँ। तो बताइए, अब आपका आंसर मिला।
क्या जब मैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ, तो क्या मेरी रॉड 2 भी रोटेट हो रही है? आवाज़ नहीं आई? क्या? अच्छा हाँ, हो रही है ना? हाँ, ठीक है, ओके। मतलब कि जो आपको लग रहा था कि रॉड 2 अपने सेंटर ऑफ मास पे नहीं रोटेट हो रही है, एक्चुअली में रोटेट हो रही है क्योंकि वो डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? जब मैं रॉड 1 को रोटेट करवाऊँगा ना, तो रॉड 2 तो ऑटोमेटिक इस एक्सिस के बाद रोटेट हो जाएगी। क्यों? कि पहले रॉड 2 तो ऐसी थी। मैंने तो सिर्फ रॉड 1 को रोटेट कराया ना, बट रॉड 1, रॉड 2 अटैच्ड है। अटैच्ड होने के कारण डिपेंडेंट मोशन है। रॉड 1 रोटेट करेगी, तो रॉड 2 ऑटोमेटिक रोटेट करेगी। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या करूंगा? पहले इस रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करवाऊंगा। क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तो पहले यहीं पे रोटेट हो ले, पहले तो यहीं पे रोटेट हो ले। इसका क्या मतलब है? तो पहले यहीं पे जितना रोटेशन करना है कर ले। ये क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास में जितना रोटेट होना है हो ले। ठीक है। अब अगर इसके वो रोटेट हो लिया, तो मैं बोलूं अब मैं तुम्हें पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। क्यों? कि मैंने तुम्हें तुम्हारा काम जो था मैंने तुम्हें दे दिया। तुम्हारा काम था तुमको रोटेट हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मैंने बोला कर लो। जब मैंने तुमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करवाया, तो मैंने तुम्हारे सेंटर ऑफ मास। हेलो हेलो। हाँ, तो मैं क्या बोला था कि मेरी आवाज कहाँ तक आई होगी? सॉरी, फिर से प्रॉब्लम हो गई थी। लॉन्ग लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना, इतना लंबा इसका बैटरी नहीं चलता। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा लेक्चर देने का। तो मैं ये बोल रहा था कि आई थिंक आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। मुझे नहीं पता वीडियो कहाँ तक आई थी, आवाज मेरी। आई थिंक आपने, मैं मान सकता हूँ यहाँ तक समझ लिया था। अगर नहीं मेरी आवाज आएगी तो मैं अगले लेक्चर में इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। मैं देखूंगा एक बार लेक्चर को। तो अभी तक मैं मान सकता हूँ आपको ये बात समझ आ गई है कि जब मैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन करवा रहा हूँ, तो मेरी रॉड टू बी रोटेट कर रही है। मैंने इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया था। आई डोंट नो कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ अभी। तो अगर आपको ये बात समझ आ चुकी है कि रॉड को रोटेट करना है, एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर ही देता हूँ ये तो। क्यों कर रहा है? जब मैं इनिशियल डायग्राम रेड रेड कलर से बनाया हूँ, तो ए बी वर्टिकल है। जब मैं फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ परपेंडिकुलर, जब मैं एक फर्स्ट रॉड रोटेट करके मेरे ए बी वाली रॉड वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गई, तो आप रोटेशन किसको बोलते हो? वर्टिकल से कोई हॉरिजॉन्टल चले गई, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आ गई, फिर हॉरिजॉन्टल, यही तो रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के भाव। तो जिसको लग रहा था कि सेंटर ऑफ मास के रोटेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो आई थिंक आपको बात समझ आएगी। नहीं, अगर मैं फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, तो वो सेंटर ऑफ मास पे ऑटोमेटिक रोटेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास पे ऑटोमेटिक रोटेशन हो गया क्योंकि डिपेंडेंट मोशन है। अब मैं ये डिराइव करवा रहा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर क्यों होता है। तो मैंने क्या बोला कि ये बोल रहा है जो रॉड 2 है, रॉड 2 होगा। मैं सिर्फ रॉड 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फिक्स्ड एक्सिस के और लिखना चाहता हूँ। मैं क्या बोलूंगा कि रॉड 2 क्यों, मैं रॉड 2 को पॉइंट मास क्यों नहीं कंसीडर कर पा रहा हूँ? क्योंकि पॉइंट मास की कंडीशन क्या थी कि उसका रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास के क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल। जैसे पॉइंट मास में उसको, जब मैं रोटेट करवा रहा हूँ पॉइंट ए बी को, तो रोटेट कर रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा, तो उसका रोटेशन क्या होगा? नेग्लिजिबल। आई सी होगा 0। तो उसको सिंपल पॉइंट मास माना हुआ है, उसको डी डिस्टेंस शिफ्ट करना है। तो किसी पॉइंट मास को आर डिस्टेंस में मूवमेंट करने से चाहिए, तो हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये जो रॉड ए बी है, इसको पॉइंट मास में इसलिए नहीं मान पा रहा कि ए बी क्या हो रहा है, अपने सेंटर ऑफ मास में रोटेट कर रहा है, तो इसको डायरेक्टली एक पॉइंट मास नहीं मान सकता। पहली बात तो ये। लेकिन कब मान सकता हूँ? जब मैं इसकी इच्छा पूरी करूँ। इसकी इच्छा क्या है? इसका वांट क्या है? इसका ये है कि मुझे सेंटर ऑफ मास को रोटेट करना है। तो मैं बोला ठीक, तो रोटेट कर जा। अगर ये रोटेट कर गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास मैंने लिख लिया। तो मैंने इसको ले लिया अपने फॉर्मूले में कि आई स्क्वायर में आ गया रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो मैं बोलूंगा कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुमने बोला सेंटर ऑफ मास पर रोटेट होना है, मैंने तुम्हें करवा दिया। अब तुम्हें पॉइंट बन चुके हो। कैसे?
क्योंकि तुम्हारा काम इसको रोटेशन करना था ना, वो मैंने लिख लिया है। बट अब तो तुम्हारा पूरा का पूरा मास एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा ना, तो पूरा मास एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वो एक पॉइंट मास होगा, पूरे के पूरे एम मास, यानी कि एम ऑफ द बॉडी। तो इस पॉइंट मास को मुझे फेंकना है, मुझे शिफ्ट करना है कहाँ पे, अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। फिक्स्ड एक्सिस के लिए डिस्टेंस दी आ गई, तो मेरे लिए कंडीशन कैसा होगा कि एक पॉइंट मास m है जो कि d डिस्टेंस दूर है, तो सिंपल md स्क्वायर लगा लिया। ये हो गई शिफ्टिंग वाली केस। तो आई थिंक अब बात तो समझ आ रही होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आई स्क्वायर प्लस md स्क्वायर क्यों लिखा जाता है। आई स्क्वायर क्या है कि अगर उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन है तो उसको दे दो। अब आप उसको पॉइंट मास मान सकते हो, क्योंकि मैंने उसको वहीं पे रोटेट करवा दिया ना, मैंने बोला ना कि तुम यहीं पे रोटेट कर लो। तो यहीं पे अभी यहाँ पे हो, ए को यहाँ भेज दो, बी को यहाँ भेज दो, रोटेट कर लो अपने यहीं पे, बिना किसी रोटेशन के तुम यहीं पे फिक्स होकर रोटेट कर लो। अब जब तुम पूरा का पूरा रोटेट कर लिए, तो ओवरऑल तो एक स्ट्रक्चर ही है ना तुम्हारा, तुमको मैं एक पॉइंट मास मान लूंगा, और तुम्हारा यहाँ रोटेशन मैंने कंसिडर कर लिया है आईसीएम से, तो एक पॉइंट मास मानते हुए अब मैं तुम्हें शिफ्ट कर सकता हूँ एमडी स्क्वायर से फिक्स्ड रोटेशन पे, इसलिए मैं आई प्लस एमडी स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो आई थिंक अब आपको बात समझ आ रही है, पॉइंट मास मानना है, कम पॉइंट मास नहीं मानना है। पॉइंट मास कब मानना है कि जब सेंटर का रोटेशन, उसके सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन है, उसको आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। जैसे कि पॉइंट मास के लिए पहले आप उस बॉडी का, कि वो बॉडी पॉइंट मास नहीं है, तो अपने सेंटर ऑफ मास को बहुत रोटेट करेगी और वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर उसका रोटेशन सिग्निफिकेंट है, उसको आप पहले ले लीजिए अपने फॉर्मूले में, आईसीएम उसका रोटेशन दे दीजिए। अब उसका रोटेशन तब किसी काम का नहीं, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी एंटरटेन कर लिया है, तो मैं सिंपल एमडी स्क्वायर कर लिया। वही केस यहाँ पे आ रहा है कि अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, कि अब तो पहली बात वो ये लॉजिक को समझ आ गया कि कोई भी चीज जब फिक्स्ड है, तो हम अगर पूरे फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करवा रहे हैं, तो वो अपने एक्सिस भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा इसमें सवाल क्या है स्पेशल केस में, वो ये है, ये जो दूसरा सवाल आया था 80 एडवांस में, वो क्या है मैं बता देता हूँ पहले। सवाल ये था कि एक तो मेरे पास सेल था, सेल वैकेंट सेल था ऐसे, इसका भी लेंथ मास दे रखा था एक्चुअल में, बट अभी मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे वाटर है लिक्विड फेज में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था ऐसे, यहाँ पे भी एक सेल है, वैकेंट सेल है, बट यहाँ पे वाटर जो है ना, वो फ्रोजन है, मतलब पूरा आइस के फॉर्म में है ना, तगड़े तरीके से फ्रीज हो चुका है, आइस के फॉर्म में। क्वेश्चन पूछा गया था कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसका I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो मुझे I2 बाई I1 बताइए। कितने लोगों को लगता है वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये पूछा गया है। कितने लोगों को लगता है वैल्यू 1 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे आइस फॉर्म में है, फ्रीज हो चुकी है। जिनको भी लगता है 1 होनी चाहिए, कंग्रेचुलेशन, बधाई, आपका आंसर गलत है ना? इतना जल्दी मत किया करें, थोड़ा सा सोचिए, जो क्वेश्चन दिया उसमें सोचिए। अगर लिक्विड है, ठीक है, अगर लिक्विड है और इसके ऊपर शेल है, जैसे लिक्विड है, इसके ऊपर शेल है, तो ये लिक्विड इसके अंदर तो मूव कर सकता है ना भाई, लिक्विड तो क्या है, आराम से अंदर मूव कर सकता है ना। तो ये सेल है, सेल के अंदर लिक्विड है, तो लिक्विड ऐसे से मूव कर सकता है ना। मतलब क्या है, मतलब कि ये वाला जो चीज है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये सेल है, सेल के अंदर लिक्विड तो ऐसे से रोटेट कर रहा है ना। सेल का मास मत कंसीडर करिए, सेल का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसके अंदर जो लिक्विड है ना, उसका मास हुआ है m। तो जो पूरा का पूरा है आपका एक स्फीयर की तरह काम करेगा, सॉलिड स्फीयर की तरह। जो ये सेल है, सेल का जो मास m है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर ही रहा है। देन इसको शिफ्ट करना है कहाँ पे, हिंज पॉइंट पे। हिंज पॉइंट है नहीं यहाँ, यहाँ पे। तो जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो इसको पॉइंट मास नहीं कंसीडर करूंगा। क्या करूंगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। देन अब क्योंकि इसका मैंने सेंटर ऑफ मास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, अब मैं उसको यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकता हूँ, और अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा शिफ्टिंग करके, मुझे यहाँ पे I1 मिलेगा। बट I2 के लिए समझिए, I2 में क्या हो रहा है। अब बोलेंगे I2 में भी तो ये हो रहा है, अरे I2 में नहीं हो रहा, वही तो सुनिए ना है। I2 में क्या है, आइस है। आइस कब है, मैंने लिक्विड पूरा फिल कर रखा है, ये सेल है, इसके अंदर लिक्विड है ना, फिल है। मैंने क्या करा, फ्रीज किया। फ्रीज करने का लिक्विड का वैल्यूम बढ़ता है, ठीक है। जब इसका वैल्यूम बढ़ा, तो ये सेल को क्या करेगी, प्रेशर बढ़ा देगी अंदर से, मतलब इसका हर एक पॉइंट बाहर निकलने को तड़प रहा होगा, हर एक पॉइंट बाहर निकलने को तड़प रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूम बढ़ रहा है। जब इसका स्पेस बढ़ रहा है, वैल्यूम बढ़ रहा है लिक्विड का, तो उसको अंदर जगह चाहिए ना फैलने के लिए। बट सेल का तो वैल्यूम फिक्स्ड है,
उसको जगह तो मिल नहीं रहा पकड़ने के लिए, पूरा सेल क्या करेगा, पूरे आइस को जकड़ लेगा, रिजिडिटी पकड़ लेगा अच्छे से, तो इसको अंदर मूव नहीं करने देगा। जो अभी तक सेल था और लिक्विड था वो ऐसे से रोटेट कर सकता था, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वहां पे फ्लो कर सकते, फ्लोएबिलिटी है ना, वहां पे लिक्विड फ्लो कर सकता है, ऐसे से एक दूसरे में मूव कर सकता है, तो वहां पे क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। जब ये सेल ऐसी है, अभी यहाँ पे वैकेंट स्पेस था, बट जैसे ही आपका लिक्विड फ्रीज हुआ उसका स्पेस बढ़ा, बट ये सेल की स्पेस तो फिक्स थी, ये स्पेस बढ़ा, इसने क्या करा, पूरा अच्छे से जकड़ लिया। जब इसने सेल को जकड़ लिया, पूरा ये फ्रीज हो चुका है, अच्छे से अटैच्ड हो चुका है। जब ये सेल से अटैच्ड हो चुका है, अब क्या ये लिक्विड इसमें मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब ये कौन सा केस हो जाएगा कि ये वाला इसके साथ अटैच्ड हो गया, और अटैच्ड हो गया, तो अब बताइए कौन से केस में क्या लगाएंगे, इस बात को समझिए। क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। अभी रुकिए, अब मत ये मत सोचिएगा कि इसके अबाउट मोमेंट हमेशा लगा देना है, नहीं, इसी को पॉइंट मास कंसीडर करना है। कैसे मैं समझाता हूँ, जब आप इसको थीटा एंगल घुमाएंगे, जब आप इसको थीटा एंगल घुमाएंगे तो क्या होगा, एक सेकंड में इसको बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ, जब आप इसको थीटा एंगल घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला एक्सिस कुछ ऐसे चला जाएगा थीटा एंगल पे, और ये वाला कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि मैंने पहले पॉइंट ए मार्क कर रहा था लिक्विड का यहाँ पे, पॉइंट बी का मार्क कर रहा था लिक्विड का यहाँ पे। जब मैंने पूरी सेल को घुमाया, क्या मेरा लिक्विड अभी भी यहीं रहेगा ए और बी, बताइए, फटाफट बताइए। क्या मेरा लिक्विड का पॉइंट यहीं रहेगा या फिर मूव होकर यहाँ चला जाएगा? कितने लोग बोल रहे चला जाएगा? नहीं, गलत है। कैसे चला जाएगा भाई? मैंने बोला है कि वो फ्री है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला इसके अंदर फ्री है रोटेट होने को। मैं ये बोल रही रोटेट हो रहा है, जैसे देखिए क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा, वो मैंने इरेज कर दिया ना वाला। उसमें क्या था, जब ये दोनों रॉड थी ना, ये दोनों रॉड फिक्स्ड थी एक दूसरे से, अटैच्ड थी एक दूसरे से, डिपेंडेंट मोशन था। जब एक रॉड रोटेट हो रही है तो दूसरे रॉड को डिपेंडेंटली अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट होना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए हम लोग आईसीएम को कंसीडर करते हैं। बट जब ये मोशन डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि जब ये ऑलरेडी जब ये ऑलरेडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, जब तक मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दूंगा तब तक ये रोटेट नहीं करेगा। एग्जांपल में समझाता हूँ कैसे, बात को समझिए। देखिए, अगर मैं इस रॉड को रोटेट करूं तो दूसरी रॉड ऑटोमेटिक रोटेट करेगी, एग्री विद मी, ओके। अगर मैं सेकंड रॉड को रोटेट करूं तो फर्स्ट रॉड को ऑटोमेटिक रोटेट करेगी, मतलब दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं रॉड 1 रोटेट करूंगा तो रॉड भी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी और उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा, इस वाला पे रोटेशन हो रहा है, इसलिए मैं आईसीएम को कंसीडर करूंगा क्योंकि ये सेंटर मास में रोटेट हो रहा है, ठीक है। बट ये सवाल है बट जो सवाल है, इसमें टेंडेंसी तो है रोटेट होने की, बट ये रोटेट हो नहीं रहा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मेरी बात समझिए, जो सेल है, जो वाटर है, ये रोटेट कर सकता है, टेंडेंसी है रोटेट होने की, फ्री है रोटेट होने के लिए, बट रोटेट करेगा क्यों? आपने इसको रोटेट करवाया है? आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया है? नहीं। आपने फोर्स किसको दिया? आपने फोर्स दिया रॉड को। जो सेल है और रॉड ने ऐसे रोटेट कराया है ना, तो ये अगर पॉइंट है, लेट्स से समझाता हूँ, एक सेकेंड। आपने किसको रोटेट करवाया? आपने सिर्फ इस रॉड को फोर्स दिया है, आपने इसको तो फोर्स दिया नहीं। जब आपने अंदर लिक्विड को फोर्स नहीं दिया, तो हमें पता है कोई बॉडी में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है वो अपनी स्टेट को सेम ही रखता है ना, पोजीशन को चेंज नहीं करेगा ना। तो जब इस पे कोई अंदर से रोटेशनल मोशन लगा ही नहीं, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगा? अगर इनिशियली इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियली इसका कोई एंगुलर मोशन हो ही नहीं रहा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर हो रहा है बताइए? हो ही नहीं सकता। इसमें क्या है? इसमें ये अटैच्ड है। तो इस सेकंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी से नॉर्मल टॉर्क कुछ न कुछ सब ऐसे मिल रहा है फिक्स्ड के कारण, कि सेकंड बॉडी ऑटोमेटिक रोटेट हो रही है। बट इस सेल वाले में जब लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड वाले फेज में बिल्कुल अलग है, ये सेल से बिल्कुल अलग है, समझिए, सेल से बिल्कुल ऐसे इंडिपेंडेंट है। लिक्विड जो आपका समझिए ऐसे भरा हुआ है, व्हाइट कलर की सेल है, तो जो ग्रीन वाली सेल है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लिक्विड से, बीच में समझिए अगल बगल एयर है ना, वैकेंट स्पेसेस है। तो ये लिक्विड आपकी तो फ्री है ना, उसको तो मैं कोई फोर्स दे ही नहीं रहा ना। जब मैं रॉड को रोटेट करवाऊंगा, अगर मेरा पॉइंट ए लिक्विड का यहाँ है, पॉइंट बी लिक्विड का यहाँ है, फाइनली भी पॉइंट ए पॉइंट बी तो यही रहेगा ना। पॉइंट ए पॉइंट बी क्यों चेंज होगा? क्या मैंने इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया रोटेट करने के लिए? क्या मैं इसको खुद से रोटेट करवाया हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ रॉड को रोटेट करवाया ना, रॉड रोटेट हो जाएगा ऐसे।
और इसके अबाउट ये पूरा सेल रोटेट करेगा, सेल तो रोटेट करेगा, बट लिक्विड अभी भी, जो लिक्विड है मेरा, वो अभी भी इसी स्टेट में रहेगा, लिक्विड अभी भी इसी स्टेट में रहेगा, यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सोचिए वो वाला केस, पॉइंट वाला केस जो मैं आपको बताया था, पॉइंट मास वाला, कहाँ गया, ये रहा। देखिए पॉइंट वाले मास में क्या बताया था कि जब ये दो पॉइंट थे ए बी, जब मैं रॉड को रोटेट कर रहा हूँ तो पॉइंट ए बी रोटेट तो हो रहा है, बट इतना छोटा एक रोटेशन नहीं दिख रहा। जब रोटेशन नहीं दिख रहा तो मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ए बी अपने जगह पे स्टेबल है। अगर पॉइंट ए बी अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, अपने ओरिएंटेशन को मेंटेन कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं हुआ। जो अपनी एक्सिस पे रोटेट हुआ ही नहीं, जिसको पॉइंट मास कंसिडर कर सकता हूँ ना। मैंने क्या बोला था, आईसीएम जीरो होने का दो लॉजिक है, एक तो पूरा मास ही सेंटर पे लाई करता है, दूसरा क्या कि अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो आईसीएम लेना है। फाइनल कैलकुलेशन लीजिए, अगर अपने सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास लेना है, अदरवाइज अगर रोटेट नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास नहीं लेना है। कंफ्यूज मत होइए, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन और रोटेशन होने में अंतर है। मतलब वो घूम सकता है और घूम रहा है, इसमें अंतर है। जो दूसरा केस है ना, उसमें लिक्विड घूम सकता है, फ्री है रोटेट होने में, बट रोटेट तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड है वो फ्री है रोटेट होने के लिए, क्योंकि अगर आप रॉड को सिर्फ फिक्स रखें और सिर्फ लिक्विड को रोटेट करवाए ना, वो कर जाएगा, बट कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लिक्विड को अलग से रोटेट करवाया ही नहीं, आपने सिर्फ रॉड को रोटेशन दिया है। तो लिक्विड लेट से ऐसे है ना, अगर रॉड को रोटेशन देंगे तो लिक्विड ऐसे ही रहेगा। सोचिए ऐसे, ये रॉड है, लेट से सेल है, और ये लेट से पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है मान लीजिए। अगर इसको रोटेट करेंगे ऐसे ही रहेगा, ये सेल सेल रोटेट हो रही है, बट लिक्विड पॉइंट है, देखिए लिक्विड का पॉइंट है अपनी जगह पे ही अभी भी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही है। तो लिक्विड रोटेट नहीं होगी जब तक मैं उसको एक्सटर्नल रोटेशन नहीं दे देता, ठीक है। बट अगर ये रोटेट हो जाता, अगर ये रोटेट होता, तब हम आईसीयू कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां पे लिक्विड कंडीशन है, जहां पे लिक्विड कंडीशन है, फॉर लिक्विड, मतलब कि टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जहां पे रोटेशन खुद से पॉसिबल हो सकता है ना, वहां पे रोटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम तो उसको एक्सटर्नल रोटेशन दे नहीं रहे हैं, हम तो किसी एक पॉइंट, हम तो किसी फिक्स एक्सिस पे रोटेशन करवा रहे हैं। तो जिस बॉडी पे रोटेशन हो सकता है ऑलरेडी, जहां पे फ्री है, वो फ्रीली वाला बॉडी खुद से थोड़ी रोटेट कर जाएगा जब तक हम उसको खुद से रोटेट ना करवाएं। तो फॉर लिक्विड जहां पे टेंडेंसी है रोटेशन की, वहां रोटेशन नहीं हो रहा, मतलब कि फॉर लिक्विड we can assume at a point mass, we can assume it as a point mass, as a point mass। बट अब आइए दूसरे केस में, आइस के केस में क्या हो रहा है, सेल ऐसी थी, ऊपर रॉड है, समझिए सेल ऐसी थी, ये लिक्विड से रिजिड उसका जकड़ चुका है, ठीक है। तो जो सेल का पॉइंट, जो सेल का टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो रॉड लिंक से कनेक्टेड है, और सेल का बॉटम मोस्ट पॉइंट आइस से कनेक्टेड है। लेट्स मैं उसको पॉइंट दे देता हूँ ए, उसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए, और जो बॉटम मोस्ट है उसको मैंने पॉइंट दिया बी। अब दूसरा केस क्या हो रहा है कि अब मैं इसको रोटेट करवाता हूँ किसी थीटा एंगल पे। जब मैं इसको किसी एंगल थीटा एंगल पे रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, जरा समझिए। ठीक है, थीटा एंगल पे रोटेट करवा दिया। अब मैंने क्या बोला कि सेल का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो लिंक से कनेक्टेड था, तो सेल का टॉप मोस्ट पॉइंट लिंक से कनेक्टेड है यहाँ पे। और मैंने एक बात और बोली, सेल का जो सेल से जो टॉप पॉइंट पे जो लिक्विड कनेक्टेड है, आइस कनेक्टेड, उसको भी मैंने पॉइंट ए बोला था ना, उसी को मैंने पॉइंट ए बोला है। तो मैंने एक चीज बोली थी कि जो सेल है वो आइस से एकदम रिजिड, रिजिड तो कनेक्टेड है ना, चिपक चुका है, मतलब कि इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। तो अगर मेरी सेल रोटेट हुई है तो मेरा लिक्विड ऑटोमेटिक रोटेट होगा, यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई। अरे वाला केस याद करिए ना, वाले केस में क्या था, डिपेंडेंसी थी ना। ये फिक्स्ड है, फ्रीली रोटेट नहीं है, रॉड जो टू है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। जब मैं इस वाले रॉड को इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा हूँ, मेरी रॉड टू ऑटोमेटिक रोटेट कर रही है। क्यों? रॉड वन की वजह से रॉड टू ऑटोमेटिक सेंटर मास पर रोटेट कर रही है। यहाँ पे रॉड टू अपने सेंटर मास पर फ्रीली रोटेटेबल नहीं है, ये फ्री नहीं है इसके ऊपर रोटेट करना, लेकिन ये कर रहा है क्योंकि डिपेंडेंट मोशन है। वही चीज आइस वाले केस में, सेल के अंदर रोटेशन पॉसिबल तो है ही नहीं, जक चुका है, बट सेल से कनेक्टेड आइस, आइस से सेल से कनेक्टेड रॉड, तो रॉड से कनेक्टेड पूरा सिस्टम है, रॉड से कनेक्टेड सेल, सेल से कनेक्टेड आइस, ये सब कुछ एक दूसरे में जकड़े हुए हैं। जब मैं रॉड को मूव करूंगा तो मेरी सेल और
जो फ्रोजन आइस है दोनों ऑटोमेटिक रोटेट होंगे, सेल के साथ वो भी रोटेट होगा। बट लिक्विड में क्या था, सेल से कनेक्टेड था रॉड, रॉड और सेल तो रोटेट हो रहा था, ऐसे देखिए ऐसे। बट लिक्विड मेरा इसी स्टेट में, अगर लिक्विड जैसे पंचिंग के केस में है, सेल ऐसा है, इसके ऊपर रॉड है, जब मैं रॉड को रोटेट कर रहा हूँ तो रॉड और सेल रोटेट हो रहे हैं, बट मेरा लिक्विड इसी पंचिंग के केस में ही आएगा। बट जब रिजिड वाला केस ऐसा अटैच्ड है, उस केस में जब मेरा सेल रोटेट हो रहा है तो मेरा लिक्विड ऑटोमेटिक रोटेट होगा, देखिए ऐसे स्टेट चेंज हो जा रही है। तो जहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है वही रोटेशन हो रहा है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं था, बट जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मेरे लिक्विड का पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, और लिक्विड का पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट भी कहाँ रखा, टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने पॉइंट ए बोला, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैंने पॉइंट बी बोला था। यहाँ पे देखिए क्या रोटेशन हो गया, बिल्कुल भैया रोटेशन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, क्यों रोटेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लिंक का लास्ट पॉइंट सेल से कनेक्टेड है, सिल्क का वो पॉइंट आइस से कनेक्टेड है, और आइस सेल बिल्कुल कनेक्टेड है आपस में, ये दोनों आपस में स्लिपरी, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्रिक्शन वाली सरफेस है, समझिए इनकी भी स्लिटिव मोशन नहीं हो सकता। तो जहां जहां ये पॉइंट मूव करेगा वहां वहां पॉइंट भी मूव करेगा। तो जैसे जैसे मैं उसको ऊपर ले जाता जाऊंगा, देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा, देखिए पॉइंट ए पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया, पॉइंट ए भी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो रही है ना भाई, पहले ए बी ऐसे थी, अभी ये भी ऐसे हो गई, अभी अभी पूरा कवर हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रही है, रोटेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे आईसीओम लेना पड़ेगा, मतलब जब मैं आई टू लिखूंगा ना, हो जब मैं आई टू लिखूंगा ना, आई टू के लिए क्या लिखूंगा, पहले आईसीओम अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो भी डिस्क होगा या फिर जो भी स्पेयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट आईसीओम लिखूंगा, प्लस एम डी स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल था। बट इस केस में सिंपल एम एल एम डी स्क्वायर बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। लिक्विड के केस में रोटेशन तो हो सकता है बट रोटेशन हो नहीं रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मोशन है, एक रोटेट कर रहा है दूसरे को रोटेट नहीं कर रहा, दूसरा अपने स्टेट में मेंटेन रहेगा। जब दूसरे का रोटेशन हो ही नहीं रहा तो उसका आईसीएम तो जीरो है ना भाई, अपने एक्सिस में रोटेट कर ही नहीं रहा है, वो कर सकता है कर नहीं रहा है, इसलिए डिफरेंस दोनों, कर सकता है कर नहीं रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड केस में क्या है, कर तो नहीं सकता बट डिपेंडेंट होने के कारण वो रोटेशन एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा है, मैंने रोटेशन होता हुआ दिखाया ना आपको। इस वाले भी केस में क्या था, कर तो नहीं सकता था, अपने सेंटर ऑफ मास का फ्रीली रोटेट कर सकता है नहीं, अगर आप इसको इसके ऊपर रोटेट करेंगे ना पूरा पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक रोटेट कर जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। जब आप इसको फिक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिपेंडेंटली वो रोटेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आइसोम लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्योर एडवांस का सवाल था जो मैंने आपको करवाया, ये एडवांस का ही सवाल है कि सेल दे रखा है, कोई लिक्विड फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है, दोनों का रेशियो बताना है। तो जितने बोले थे 1 वो तो समझ आ चुका उनका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया जो I2 है ना, I2 के केस में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो I2 के केस में क्या सेंटर ऑफ मास आएगा, आई स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। बट जो लिक्विड वाले केस में यानी कि I1, उस केस में सिर्फ एम डी स्क्वायर आएगा। क्यों? लिक्विड वाले केस को मैं पॉइंट मास कंसिडर कर सकता हूँ। पॉइंट मास क्यों? क्योंकि लिक्विड वाले केस में देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, मतलब कि रोटेशन नेग्लिजिबल है अबाउट दिस एक्सिस। और रोटेशन नेग्लिजिबल क्या मतलब है, पॉइंट मास मैंने आपको इनिशियली बॉब वाले सिस्टम में बताया था ना, बॉब के लिए बॉब इतना छोटा है कि एक्चुअली में अगर मैं जूम करके दिखाऊं ना, बॉब ऐसे है, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, तो अगर मैं बॉब बड़ा ले लेता ना, बॉब के लिए पॉइंट मास क्यूब लेता, समझ आ रहा है आपको, कि अगर मैं बॉब को बड़ा ले लूंगा ना तो उसका एम एल स्क्वायर मोमेंट हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बॉब को बड़ा ले लूंगा और अगर मैं बॉब को रोटेट करूंगा ना, तो बॉब तो ऐसे ही होता है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी देखिए बॉब रोटेट कर रहा है एक्चुअल में। तो इसीलिए याद होगा, अभी आप पढ़े नहीं है सिस्टम, जब पढ़ेंगे ना, जब पेंडुलम का केसेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बॉब को हम लोग एक ब्रैकेट में बोलते हैं कि बॉब इज पॉइंट मास। क्यों? पॉइंट मास होने से क्या बहुत छोटा हो गया, छोटा होने के कारण ये रोटेशन बहुत फास्ट हो गई। तो देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले डायग्राम मैंने रोटेट करवाया है दोनों को, एक को मैंने पहले ऊपर रखा था फिर हल्का सा टिल्टेड किया है, बट आपको दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? बहुत छोटा है, छोटे को थोड़ा चेंज करेंगे कोई फर्क थोड़ी आएगा। तो छोटे होने के कारण जब चेंज कर रहे हैं कोई डिफरेंस आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे रोटेशन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, बट कंडीशन टू बी क्लियर्ड की पॉइंट मास होना चाहिए। अगर बॉब में बड़ा ले लू ना, बॉब मेरा बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ पे देखिए बॉब बड़ा हो गया, तो इस केस में मैं इसको पॉइंट मास कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कौन सा केस बन जाएगा, फ्रीज वाला। फ्रीज वाला कैसे कि मतलब वो फ्रोजन लिक्विड वाला, क्योंकि उसके इसमें पूरा आइस हो जाएगा, जकड़ जाएगा, जकड़ा हुआ है ना ए बी, तो अगर रॉड रोटेट करेगी तो देखिए ए बी ऑटोमेटिक ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है अपनी, है ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है।
मतलब इस केस में मुझे इस एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ मास लेना पड़ता और फिर मुझे एमडी स्क्वायर शिफ्ट करना पड़ता। बट मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि बॉब इज टू ए पॉइंट मास मतलब रोटेशन तो हो रहा है, नेग्लिजिबल हम उसको मान लेते हैं कि हम उसको पॉइंट मास करते हैं। आई थिंक ये जगह आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना मच मोर देन सफिशिएंट क्योंकि ये जो लॉजिक है ना ये आपस में आधा 1 घंटे का पूरा टॉपिक था। अगर इसमें कोई भी डाउट है ना आप नीचे टेलीग्राम है उस पर पूछ के चैट बॉक्स में पूछिए मैं इसको बता दूंगा। कोई डाउट मत रखिए कि बिल्कुल स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए प्योर क्योंकि एक बार आ रखा है फिर आ सकता है इस पे पूछना बहुत डीप लॉजिक है मतलब जो बच्चा सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहा है ना उससे कोई पूछेंगे समझ ही नहीं आएगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत डीप में जाना पड़ रहा है इसके लिए आपको क्योंकि यहाँ पे सिस्टम दूसरा है ना भाई। रोटेशन अगर हो सकता है तो नहीं हो रहा है और रोटेशन नहीं हो सकता तो वहां रोटेशन हो रहा है। और पॉइंट बस कब मान रहा हूं मैं जहां पे रोटेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जब बॉब का ही मैं 2 केस बना दूंगा तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। एक तो बॉब दूं मैं पॉइंट मास, एक तो बॉब दूं मैं लार्ज मतलब एक आर रेडियस का। मैं बोलूं दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सेम वही सवाल कॉपी पेस्ट हो गया। जो पॉइंट मास वाला बॉब है वो लिक्विड फॉर्म में वाटर है क्योंकि वहां पे क्या है जब वो रोटेट कर रहा है ना तो नेग्लिजिबल रोटेशन है तो आप रोटेशन को नहीं मानते हैं। बट जो मेरा बड़ा वाला बॉब है उसके लिए जब मैं रोटेट कराऊंगा रॉड को तो मेरी बॉब भी रोटेट करेगी और सिग्निफिकेंट रोटेशन होगा। उसके लिए आईसीएम कंसीडर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। एक जो दूसरा पहला लॉजिक था आईसीएम इज इक्वल टू जीरो फॉर पॉइंट मासेस इज लाइक हम बोलते हैं ना उसमें कि हमारा पूरा का पूरा मास एक्सिस पे है इसलिए जीरो हो गया। बट ये उसका आंसर सही है बट वो हमारे बहुत सारे और क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता है इसलिए हमारा ये दूसरा आंसर ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा आंसर क्या है कि जहां पे रोटेशन एक्चुअल में होगा जब मेरा प्रोसेस के थ्रू अगर मेरा पार्टिकल रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास में तब हम आईसीएम लेंगे। अदरवाइज आईसीएम नहीं लेंगे क्योंकि अगर मेरा सेंटर ऑफ मास मेरा पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक्चुअल में कर नहीं सकता कर रहा है तो उसको रोटेट करवा देते हैं आईसीएम से फिर एमडी इसका जोड़ लेते हैं पॉइंट मास का शिफ्टिंग लेके। बट अगर मेरा रोटेशन हो ही नहीं रहा है क्योंकि रोटेशन वहां पे हो सकता था बट मैंने एक्सटर्नल को रोटेशन तो दिया नहीं उसको तो वहां पे रोटेशन नहीं हो रहा। जब वहां पे रोटेशन नहीं हो रहा तो मैं आईसीएम को नहीं लूंगा। मैंने इस बात को बहुत बार समझाया है। अगर अभी कोई डाउट होता है तो एक बार मुझे कांटेक्ट करिए मतलब टेलीग्राम पे चैट पे मैसेज करिए मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा बताने का। आई थिंक यहाँ तक मैं पढ़ाने में बताने में बहुत सफल रहा हूँ अभी तक यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था ठीक है मार्केट आपको हर जगह इस पे वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है ना इतना कोई नहीं पढ़ाता है तो मार्केट में इसकी वीडियो नहीं मिल रही है। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन मैं ले हो सके तो लेके आऊंगा अगले लेक्चर में एडवांस का क्वेश्चन नहीं है इसका सवाल आंसर भी आ जाएगा। आज के लिए इतने रखते हैं बस बहुत बढ़िया क्लियर बहुत है। अब हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद हम इक्विलिब्रियम रोटेशन इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे जैसे आपने फोर्स के लिए पढ़ा था ना मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम वैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आता है और इन दोनों को कंबाइन करके नेट इक्विलिब्रियम आता है। जो अभी तक जो मैंने मैकेनिक्स में पढ़ा इक्विलिब्रियम वो नेट इक्विलिब्रियम नहीं है वो सिर्फ मैकेनिक्स के लिए इक्विलिब्रियम जहाँ पे सिर्फ लीनियर फोर्सेस है। जहाँ पे मोमेंट टॉर्क आता है ना वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अलग होती है। और नेट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि लीनियर में भी इक्विलिब्रियम हो रोटरी में भी इक्विलिब्रियम हो मतलब कि लीनियर फोर्सेस भी नेट जीरो होने चाहिए टॉर्क भी नेट जीरो होना चाहिए। उसको हम लोग नेट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जब भी कभी इक्विलिब्रियम लिखा होता है इसका मतलब नेट इक्विलिब्रियम ही होता है। बट मैकेनिक्स में आप क्या समझते थे सिर्फ एफ नेट इक्वल जीरो बट ऐसा नहीं है ये भ्रम आपका टूटेगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि सिर्फ एफ नेट इक्वल जीरो इज नॉट मीन्स दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इट मे बी नॉट इन इक्विलिब्रियम ओके हो सकता है वो इक्विलिब्रियम में ना हो फ्रेड जीरो है फिर भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा मैं दिखाऊंगा अगले लेक्चर में। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसमें थोड़ा सा एडिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम कुछ होता है कल दो क्वेश्चन और ले आऊंगा ठीक है। तब तक लिए पढ़ते रहिए बेस्ट ऑफ लक राधे राधे।